नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस प्यारी सी क्लास के अंदर। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया धुआंधार तरीके से अपना स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, एकदम मस्त मगन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, क्या हालचाल है आप सभी के? आप भी बता दीजिए एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, धुआंधार हैं। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द जिंदगी में? क्या हालचाल है आप सभी की? आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? सभी को मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से अपना जरा प्यार, अपना जरा लाड़, थोड़ा सा दुलार यहां तक भेजिएगा। हार्ट से भी इमोजी आप लोगों के यहां तक भेजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी सर, एवरीथिंग इज ओके 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 ओके। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर, जिसका नाम है क्या? बायोलॉजी विशेष। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें शेष, क्योंकि मेरा नाम है योगेश। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपको पता ही था, जैसा कि आपको पता ही है। अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है? अच्छा, अब गर्लफ्रेंड भी हम ही दिलवा दें? ठीक है, हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माइंड हैंग हो गया है? माइंड कैसे हैंग हो गया भाई साहब? ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली क्या, इसलिए हैंग हो गया क्या माइंड? माइंड इसलिए हैंग हो गया है क्या? क्या हलचल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बेटा जी, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे पास में हमारा जीव प्रक्रम का चैप्टर चल रहा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इसका आखिरी का जो टॉपिक है, उत्सर्जन के बारे में। मतलब एक्सक्रीशन की जो हमारी प्रोसेस है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि भाई आखिर हमारी बॉडी के अंदर जो बिना काम की चीजें हैं इन्हें हम बाहर कैसे करते हैं। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कल हॉलीडे है क्या? कल क्या है? कल का ही का हॉलीडे है भाई साहब? कोई हॉलीडे नहीं है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैथ्स ने माइंड हैंग कर दिया है। अरे यार, मैथ्स ने किसे माइंड हैंग कर दिया? आपके के स्क्वायर सर है तो सही, फिर क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है, बायो का माइंड तो नहीं हैक किया है किसी ने? बोलो। बायो को तो अपन ने हैक कर डाला है। क्यों, क्या बोलते हो? बायो को तो अपन ने हैक कर डाला। ठीक है, सारी की सारी बुक को हैक कर डाला। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए, ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखे, एकदम तूफानी काम कर दिया अपन ने, तूफानी काम कर दिया। अच्छा वो, हाँ अच्छा, एक बच्चे के उससे मुझे याद आया, तुम लोगों ने वो सेशन तो देखा ही नहीं। संडे के दिन तुम लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल सेशन लिया, पूरा की पूरा रिवाइज करवाया तुम लोगों को ये जेव प्रक्रम वाला चैप्टर, और तुम लोगों ने भाई साहब आकर के तुम लोगों ने देखा ही नहीं, आकर के तुम लोगों ने देखा ही नहीं। ठीक है, आदर्श उपाध्याय, यस बेटा, बायो को तो अपन ने हैक कर रखा है, बायो को तो अपन ने हैक कर रखा है, बायो तो कहीं जाने नहीं देंगे अपन, और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। बायो, साक्षी चौहान बायो बाउंसर मार रही है। अगर यहाँ पढ़ के भी अगर बाउंसर मार रही है तो फिर तो भाई साहब बड़ा ही तूफानी काम है। दिमाग के कहीं 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 पुर्जे तो नहीं हिले हुए? ठीक है, इतना अच्छे से इतना शॉर्ट नोट्स में पढ़ने के बाद में अगर बाउंसर जा रही है तो फिर तो बड़ी बेकार बात है यार। ये गलत बात है यार, तुम लोगों ने ये गलत काम किया। तुम लोगों का पूरा रिवीजन सेशन एक लिया मैंने लाइव प्रोसेस का, 5.5 घंटे तक तुम लोगों को मैंने पढ़ाया, और तुम लोग आए नहीं। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि सर क्लास ले रहे हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। देखा था? देखा था क्या? देखा था क्या? अरे बहुत बढ़िया राखी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, आगे आगे देखो सर क्या करवाते हैं। अरे रे सर क्या करवाएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपन जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी एक चीज ध्यान रखना, अपना जेब प्रक्रम जो चैप्टर है, लाइव प्रोसेस वाला जो चैप्टर है बेटा, ये अपना एंडिंग है, लगभग लगभग खत्म है ये अपना। ठीक है, और इस चैप्टर के लिए तुम लोगों के लिए मैंने वैसे तो बहुत सारे डीपीपी में भी क्वेश्चन तुम लोगों को करवा रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो अपनी क्लास में भी अपन करते हैं, 4 4 5 5 8 8 10 10 के समथिंग में। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत ही धुआंधार सेशन अपन लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत धुआंधार सेशन। क्या करेंगे उसमें? जीए प्रक्रम के जो क्वेश्चन है ना, उनको अब धीरे धीरे क्या करेंगे अपन, निपटाएंगे, सुलटाएंगे। ठीक है, सारे सारे क्वेश्चंस को अपन, वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, उनको निपटा देना है, सुलटा देना है, सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, जीए प्रक्रम का पूरा निचोड़ ले लेना है अपने को। ठीक है, तो उसका एक सेशन रहेगा, तो तुम लोग अलर्ट रहना। जब भी मैं बोलूं
आ जाना, ठीक है, हाजिर रहना वाईटी पर, यूट्यूब पर ही होगा वो पूरा की पूरा सेशन। अरे वॉइस लो नहीं है, मैं बस थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूं अभी, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी सेशन लूं मैं, तो भाई उस सेशन को अटेंड करना, और लाइव प्रोसेस जो है ना, अब इसको रिवाइज कर लेना पूरा की पूरा, ठीक है, ताकि उस सेशन को जब तुम लोग देखो तो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ सर हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ताकि तुम लोगों को क्या रहे, कॉन्फिडेंस रहे। इस बात का जरा ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स जो है वो सारे की सारे कंप्लीट कर लेना, लापरवाही बिल्कुल मत करना। अभी हमारा स्टार्ट हो गया है बेटा क्या, अगस्त, ठीक है, अगस्त स्टार्ट हो गया है। अगस्त में लाइव प्रोसेस हमने पूरा कंप्लीट करना है, शॉर्ट नोट्स इसके कंप्लीट रहना चाहिए आप लोगों के पास में, पूरा रिवीजन इसका हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैं करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊंगा, उस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। तुम लोग बस तुम्हारा फर्ज जो है ना उसको निभाओ, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट रखो, लॉन्ग नोट्स को कंप्लीट रखो, रिवीजन कंप्लीट रखो, बाकी देखते देखते जाओ अपन क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो तुम लोग देखते हुए जाओ, सारी की सारी चीजें अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, चलिए स्टार्ट करें अपनी क्लास को स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया टॉपिक्स आज के क्या है हमारे पास में, उत्सर्जन है, नेफ्रॉन है, और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, और आर्टिफिशियल जो हमारा किडनी होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम बहुत ही धुआंधार हमारे आज के इस प्यारे से सेशन को आप लोगों के साथ में। तो फटाफट से जरा एक बार चैट सेक्शन में माचिस की तीली लेकर के आग लगा दीजिएगा, ताकि भाई साहब आप लोगों की जो एनर्जी है वो यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, यहां तक पहुंच जाए। अरे तो मेरे दिल जलो, जरा आग लगा दो, मेरे दिल जलो, जरा चैट सेक्शन में आग लगा दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं हमारे दिल जलो के साथ में। तुम लोगों का आज से एक नया नाम, ठीक है, तुम लोगों का आज से एक नया नाम। तुम लोग हो क्या, दिल जले हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग क्या हो, दिल जले, ठीक है। तो मेरे दिल जलो, स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा आज का धुआंधार सेशन। किसके बारे में, उत्सर्जन के बारे में। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा हमारे पास में पूरा की पूरा चीजें होने वाली हैं। दिल थाम के बैठिएगा, कुर्सी की पेटी को एकदम बांध लीजिएगा, टावल मिले तो टावल से ऐसा बांध लो, पप्पा का गमछा मिले तो गमछे से कुर्सी की पेटी को बांध लो, और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आज मेरा साथ निभाइएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्यार यहां तक पहुंच गया, आप लोगों का जो दिल का दर्द है ना वो यहां तक पहुंच गया है, मेरे दिल जलो का जो दर्द है वो यहां तक पहुंच गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा आज का ये प्यारा से सेशन। सबसे पहली ही धुआंधार बात हमारे पास में ये आई है, पहला नाम हमारे पास में आया है क्या, उत्सर्जन। पहला हमारे पास में शब्द आया है क्या, उत्सर्जन। उत्सर्जन आखिर होता क्या है, ठीक है, उत्सर्जन आखिर होता क्या है। तुम लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं होती है जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। पोषण पढ़ा था, पाचन पढ़ा था, श्वसन पढ़ा था, परिवहन पढ़ा था, और पांचवी जो प्रक्रिया होती है वो होती है क्या, उत्सर्जन की प्रक्रिया। उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होता है, उत्सर्जन। दिमाग के अंदर एक बात ध्यान रखना, हमारा शरीर बहुत ज्यादा तगड़ा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। क्या समझदारी दिखाता है, जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है, जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है वो अपने अंदर से बाहर कर देता है। जिस चीज की उसे जरूरत नहीं उसे अपने अंदर से निकाल करके क्या कर देता है, बाहर कर देता है। बस नेगेटिव थॉट्स को वो दूर नहीं कर पाता, नेगेटिव थॉट्स को वो दूर नहीं कर पाता। तो हमारे शरीर के अंदर पावर है कि अगर उसके अंदर कोई चीज बिना काम के प्रेजेंट है, यदि कोई चीज एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है, तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाती है। जो भी चीज हमारे शरीर में बिना काम के है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में है, ज्यादा उपस्थित है, उसे हमारा शरीर उन चीजों को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, बाहर कर देता है। और शरीर के द्वारा इन हानिकारक चीजों को बाहर करना, इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, उत्सर्जन नाम देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, मैंने कहा हमारे शरीर के पास में ये क्षमता है कि अगर उसके पास कोई चीज बिना काम की पड़ी हुई है, बिना काम की कोई चीज उसके पास में अगर है, यदि कोई चीज एक्स्ट्रा में है, तो बिना काम की चीज और एक्स्ट्रा वाली चीज, इन सारी चीजों को
बाहर कर देता है, शरीर बाहर कर देता है, निकाल करके बाहर कर देता है। और ये शरीर की ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि वो हानिकारक चीजों को निकाल करके बाहर कर रहा है, इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? उत्सर्जन हमारे पास में नाम होता है। इसी का हमारे पास में नाम हो गया है क्या बेटा? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? शरीर के द्वारा हानिकारक चीजों को, ठीक है, ध्यान से सुनना, शरीर के द्वारा, मैंने क्या कहा? शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा हानिकारक, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हानिकारक, हानिकारक या फिर आवश्यकता, आवश्यकता, हानिकारक या फिर मैंने कहा है क्या? आवश्यकता, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक, हानिकारक या आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक चीजों को, आवश्यकता से अधिक चीजों को बाहर करने की प्रक्रिया, ठीक है, बाहर करने की जो प्रक्रिया है, बाहर करने की प्रक्रिया, इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? उत्सर्जन नाम दे देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बेटा आपके शरीर के द्वारा अंदर आपकी कोशिका ने किसको बनाया था? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया था श्वसन की प्रक्रिया में। उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमारे शरीर को। तो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। किसकी बदौलत कर रहा है? फेफड़ों से। क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा बाहर निकलने वाला पदार्थ, मतलब उत्सर्जी पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जिन्हें हमारा शरीर बाहर निकालता है, जो बिना काम के होते हैं, उन्हीं को हम नाम दे देते हैं क्या? उत्सर्जी पदार्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया है? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। क्लियर कहानी? इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही खतरनाक तूफानी प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? तूफानी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एक बड़ी ही तूफानी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या? हमारा शरीर जो होता है ना, वो क्या करता है? एक प्रक्रिया करता है। उस प्रक्रिया का नाम होता है क्या? उपापचय की प्रक्रिया। मैं कहूं मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अरे हमारे शरीर के अंदर जब भोजन का पाचन हो रहा था, भोजन से ऊर्जा बन रही है ना, उस समय पर आप क्या खा रहे हो? जब भोजन खाते हो तो आप क्या खाते हो? प्रोटीन को खाते हो। क्या खाते हो? प्रोटीन को। और प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के द्वारा बेटा एक छोटी सी चीज बनती है, उसका नाम होता है क्या? अमोनिया। प्रोटीन के द्वारा क्या बनती है? अमोनिया। ये अमोनिया हमारे शरीर के अंदर बन रही है। किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर। कौन बन रही है? अमोनिया बन रही है। ये अमोनिया जो कि हमारे शरीर के अंदर बन रही है ना, इसका हमारे शरीर के लिए कोई भी उपयोग नहीं है। हमारे शरीर को इस अमोनिया की कोई जरूरत नहीं है। हमारा शरीर इस अमोनिया से छुटकारा पाना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि इस अमोनिया को मैं कैसे भी करके क्या कर दूं? बाहर कर दूं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर को जरूरत नहीं थी, उसे क्या किया गया? बाहर निकाल दिया गया फेफड़ों के द्वारा। हमारे शरीर के अंदर ठीक इसी तरह से एक केमिकल बना जिसका नाम है क्या? अमोनिया। शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मूले में इसी को हमने नाम लिख दिया है क्या? NH3। क्या नाम लिख दिया? NH3। तो हमारा शरीर इस अमोनिया से क्या कर रहा है? छुटकारा पा रहा है। हमारा शरीर इस अमोनिया से क्या कर रहा है? छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अमोनिया से। लेकिन बेटा ये जो अमोनिया है ना, इस अमोनिया का व्यवहार, इस अमोनिया का जो बिहेवियर है, वो बड़ा ही बेकार है। कैसे बेकार है? ये होता है एसिड नेचर का, ये अम्ल होता है। कैसा होता है? अम्ल। और अम्ल यदि आपकी स्किन पे डल जाए, आपकी स्किन पे अगर अम्ल डल जाए तो आपको बताओ जलन होगी, आपकी स्किन को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही होगा। तो ये जो अमोनिया है ना, इसको हमारा शरीर बाहर निकालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बाहर निकाल नहीं पा रहा है। क्यों भाई? स्किन से नहीं निकाल सकते। फेफड़ों से क्यों नहीं निकाल सकते हैं सर? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे थे। अरे अमोनिया गैस थोड़ी ना होती है, अमोनिया गैस थोड़ी है जो उसको फेफड़ों से हम निकाल देंगे। फेफड़ों से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सर हम ये पसीना निकालते हैं तो पसीने के साथ में भी तो अमोनिया निकाल सकते हैं। अमोनिया को पसीने के साथ में भी नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्किन से जब ये निकलेगी तो ये अम्लीय है, और अम्ल हमारी त्वचा से अगर निकलेगा तो हमारी त्वचा को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारा शरीर क्या करता है? इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए भाई जुगाड़ करता है। क्या करता है? जुगाड़। अमोनिया ने हमारे शरीर ने इस अमोनिया को क्या किया?
इस अमोनिया को भेजा, किसके पास भेजा? हमारे लीवर के पास। किसके पास भेजा? हमारे लीवर के पास। याद आ रहा होगा आप लोगों को लीवर क्या होता है, ठीक है, याद आ जाना चाहिए लीवर क्या होता है। आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हमारे शरीर में बेटा अमोनिया से छुटकारा तो पाना है, लेकिन इस अमोनिया को बाहर सीधे निकाल पाना मुश्किल है। सीधे बाहर निकाल पाना क्या है? मुश्किल है। तो इस अमोनिया को भेजा है किसके पास में? लीवर के पास में भेजा, यकृत के पास में। किसके पास में? यकृत के पास में भेजा। यकृत क्या करता है कि इस अमोनिया को, यकृत इस अमोनिया को बेटा बदल देता है, किसमें? यूरिया में बदल देता है। यकृत ने इस अमोनिया को बदल दिया है, किसमें? यूरिया में। अरे इधर से आलू डालो, इधर से क्या कर दो? सोना निकाल दो। ये कॉन्सेप्ट सुना है क्या? आलू डालो सोना निकालो। ठीक वही प्रक्रिया चल रही है। इधर से डाला है क्या? अमोनिया, किसके अंदर? लीवर के अंदर। और बाहर निकला है क्या? यूरिया। क्या निकला है? यूरिया। अब सुनना जरा ध्यान से, ये जो अमोनिया है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा? हानिकारक। ठीक है, हानिकारक है। मतलब ये कैसा हो गया है? अम्लीय है। बहुत अधिक क्या हो गया है? ये अम्लीय हो गया। ठीक है, और अधिक अम्लीय था, इसलिए हमारा शरीर इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस अमोनिया को लीवर में किसने बदला? लीवर ने किसमें बदला? यूरिया में बदला। यूरिया क्या हो गया है बेटा? ये कम अम्लीय हो गया। अब हमारा शरीर इस यूरिया को क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है। अब हमारा शरीर इस यूरिया को बाहर निकाल सकता है। कैसे बाहर निकालेगा? सुनना, सुनना मेरी बात। इस लीवर ने, इस यकृत ने, इस लीवर ने, यकृत ने जितना भी अमोनिया था उसको किसमें बदला बेटा? यूरिया के अंदर बदला। किसके अंदर बदला? यूरिया के अंदर। और जैसे ही यकृत ने अमोनिया को यूरिया में बदला, ये इस यूरिया को बेटा डाल देता है कहां पर? ब्लड के अंदर डाल देता है। किसके अंदर डाल दिया? ब्लड के अंदर। यकृत, लीवर बहुत ही अच्छा ऑर्गन है, बहुत ही समझदार ऑर्गन है, लेकिन एक छोटी सी उसने क्या कर दी? बेवकूफी कर दी। उसने क्या कर दिया? अमोनिया को यूरिया में बदल करके हमारा फायदा करवाया, लेकिन इस अमोनिया को यूरिया में बदला तो इस यूरिया को डाल दिया कहां पर? ब्लड में डाल दिया। अब समस्या हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ब्लड में क्या मिक्स हो गया है? यूरिया मिक्स हो गया है। यूरिया कोई काम का है क्या? नहीं, कोई काम का नहीं है। लेकिन किसके अंदर मिक्स हो चुका है? ब्लड के अंदर मिक्स हो चुका है। हमारे शरीर का भाई साहब बड़ा ही नुकसान हो गया। अब सबसे बड़ी पिक्चर ये कि इस ब्लड में से यूरिया को क्या करना है? बाहर निकालना है। ब्लड में से यूरिया को क्या करना है? बाहर निकालना है। ढूंढा, किसी को ढूंढा, कंपनी को फोन लगाए, 2-3 कंपनी को, आखिर कौन बाहर करेगा? ब्लड में से यूरिया को बाहर कौन करेगा? कौन करेगा? तो भाई पता चला कि एक बॉडी के अंदर एक कंपनी है, बॉडी के अंदर एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम होता है क्या? ब्रक। उस कंपनी का नाम होता है क्या? ब्रक, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? किडनी। और ये जो कंपनी है ना, ये मनुष्यों में बड़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसी को बेच करके क्या ले लेते हैं? आईफोन ले लेते हैं। इसी को बेच करके क्या ले लेते हैं? आईफोन ले लेते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है? जितना भी ब्लड जिसमें कि क्या मिला हुआ है? यूरिया मिला हुआ है। ब्लड जिसमें कि क्या मिला हुआ है? यूरिया मिला है। उस ब्लड को क्या करता है? भिजवाता है। किसके पास भिजवाता है? इन किडनीज के पास में, ब्रक के पास में क्या किया इसने? ब्लड को भिजवाया। ठीक है, किडनी के पास में इन्होंने क्या किया है? ब्लड को भिजवाया। किडनी के साथ में बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि किडनी जो होती है ना, वो छानने का काम करती है, छन्नी की तरह काम करती है। हमने क्या किया? चाय को बनाया, और चाय को जब हमने छाना तो भाई हमारी चाय पत्ती ऊपर रह गई और चाय क्या हो गई? हमारी छन गई। ऐसा ही होता है। ठीक यही काम कौन करती है? हमारी किडनी करती है। किडनी क्या काम करती है कि जो ब्लड आया है इसके पास में, उस ब्लड के अंदर क्या उपस्थित था? यूरिया उपस्थित था। उस ब्लड के अंदर क्या उपस्थित था? यूरिया। क्यों था यूरिया? क्यों था यूरिया? ये बताओ, क्यों था यूरिया? क्योंकि इस लीवर ने, इस यकृत ने ब्लड में क्या डाल दिया था? यूरिया को डाल दिया था। ठीक है, तो वही यूरिया वाला ब्लड किसके पास गया बेटा? किडनी के पास में गया। और किडनी के पास में जब ये गया तो यहां पर किडनी ने उस ब्लड में से यूरिया को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, यूरिया को क्या कर दिया? बाहर कर दिया, अलग।
ठीक है, बाहर कर दिया, अलग कर दिया, किसको? यूरिया को। और ब्लड को क्या कर दिया बेटा? यूरिया से मुक्त कर दिया। मतलब इस ब्लड में से यूरिया क्या हो गई है? हट गई है, निकल गई है। ब्लड में से यूरिया क्या हो गई है? हट गई है, निकल गई है। ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ये ब्लड अब बिना यूरिया वाला ब्लड हो चला है, बिना यूरिया वाला ये क्या हो चला है? हमारे पास में ब्लड हो चला है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई क्या? ठीक है, मैंने क्या कहा कि हमारे शरीर के अंदर क्या बन रहा था? हमारे शरीर के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर मत जाना, वो अभी आपके काम का नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हुई, ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या बनता है? यूरिया बनता है। और जैसे ही ये अमोनिया बना, ये अमोनिया बहुत ज्यादा क्या है? अम्लीय, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमारा शरीर इसे शरीर से डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकता, तो इस अमोनिया को भेजा किसके पास में? लीवर के पास में, यकृत के पास में। इस यकृत ने अमोनिया को किस में बदल दिया? यूरिया में। लेकिन बेचारे से एक गलती हो गई, इसने इस पूरे के पूरे यूरिया को किस में डाल दिया है? इसने डाल दिया है ब्लड के अंदर इसने डाल दिया। अब ब्लड में से यूरिया को क्या करना है? अलग करना है। इसके लिए हमने किसकी सहायता ली? किडनी की या फिर वृक्क की हमने सहायता ली। किडनी क्या करती है? ब्लड में से यूरिया को क्या कर देती है? अलग कर देती है। यूरिया क्या हो गया? अलग हो गया। और यही यूरिया बेटा, यही यूरिया थोड़ा सा जो यूरिया है वो पानी के साथ में क्या हुआ? घुला। हमारे शरीर के अंदर पानी के साथ में क्या हुआ? घुला। कौन है? पानी है, वाटर है। और कौन है? यूरिया है। इसी को हमने नाम दे दिया है क्या? मूत्र, या इसी को हमने नाम दिया है क्या? यूरिन। और यही यूरिन हमारे शरीर से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो इस तरह से हमने किससे छुटकारा पा लिया? अमोनिया से क्या कर लिया? छुटकारा पा लिया। किससे छुटकारा पा लिया? अमोनिया से छुटकारा पा लिया। किसने? हमारे शरीर ने। लेकिन हमारे शरीर को किसकी जरूरत पड़ी है बेटा? किडनी की जरूरत पड़ी है। बिना किडनी के हमारा ये जो शरीर है वो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ब्लड में से यूरिया को अलग नहीं कर पाएगा। इस किडनी को, इस वृक्क को मेरे लाल हम नाम दे देते हैं क्या? उत्सर्जी अंग। ये हमारे शरीर का क्या हो गया है? उत्सर्जी अंग। क्यों? क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? उत्सर्जन का काम कर रहा है, हानिकारक चीजों को बाहर निकालने का काम कर रहा है। क्लियर? कहानी आपको इतनी समझ में आ गई? इतनी चीजें आपको समझ में आ चली? तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी पिक्चर हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यूअसली चलते हुए रहती है। कंटिन्यूअसली हमारे शरीर के अंदर चलते हुए ये प्रक्रिया रहती है। क्लियर? कहानी आपको समझ में आ चली होगी, इतनी बात आपको समझ में आ चली होगी। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी। ठीक है, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को इधर से उधर ले जाने वाली जो नलियां होती हैं, हमारे शरीर में रक्त को इधर से उधर ले जाने वाली जो नलियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है धमनी और एक होती है क्या? सिरा। एक होती है धमनी और एक होती है क्या? सिरा। तो ध्यान रखना कि यहां से ये जो ब्लड इधर किडनी के पास में जा रहा है ना, वो एक नली के द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? एक नली के द्वारा। और इस नली का नाम क्या होता है? इस नली का नाम होता है क्या? वृक्क। वृक्क की ये क्या है? धमनी है। ठीक है, वृक्क की ये क्या है? धमनी है। ब्लड कहां जा रहा है? किडनी के पास। नाम हुआ उसका क्या? वृक्क की क्या है? धमनी है। और जब किडनी से ब्लड वापस कहां आ रहा है? शरीर के अंदर आ रहा है, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? इसका नाम हमारे पास में हो जाता है बेटा, ये क्या हो गई है? किडनी की शिरा। मतलब वृक्क की क्या हो गया? शिरा हो गया। ठीक है, वृक्क की क्या हो गई है? शिरा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चलते हुए रहती है। किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर चलते हुए रहती है। कहानी इतनी समझ में आ गई? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? अब सुनना, हमारा शरीर हानिकारक पदार्थों को क्या कर रहा है? हमारे शरीर अंदर से क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर के द्वारा बाहर किया जाना, इसी प्रक्रिया को हमने नाम दिया है क्या? उत्सर्जन। इसी प्रक्रिया का हमने नाम दिया है क्या? उत्सर्जन। ठीक है, और उत्सर्जन करने का काम किसने किया है? इस वृक्क ने किया है। किडनी ने ही उत्सर्जन किया है, यूरिया को बाहर किया है। इसलिए किडनी को क्या नाम दिया मैंने? उत्सर्जी अंग नाम दिया।
किडनी को क्या नाम दिया मैंने? उत्सर्जी अंग नाम दिया। ठीक है, क्लियर है कहानी? इतनी समझ में आपको आ गई है। लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। कितनी कोशिका से? एक कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, हमारे पास में है कौन? अमीबा। किसकी बात कर रहे हैं हम? अमीबा। एक कोश की जीव होता है, ये एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके साथ में कंडीशन ये है कि यदि इसके अंदर कोई हानिकारक पदार्थ है, कोई हानिकारक पदार्थ है, तो ये जो अमीबा है ना, ये इस हानिकारक पदार्थ को सीधे क्या कर देता है? बाहर, अपनी स्किन से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। क्यों? क्यों बाहर कर दिया? इसको कोई नुकसान नहीं हुआ क्या? ना, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर घूमता हुआ रहता है, तो अपनी स्किन से ये डायरेक्ट पदार्थों को क्या कर देता है? बाहर कर देता है, मतलब उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? किसके अंदर देखने को मिला? अमीबा के अंदर। अमीबा क्या होता है? ये एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, मतलब ये एक कोशिकीय होता है। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय हमें देखने को मिलता है, एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, इसमें आपको कोई भी, इनके अंदर आपको कोई भी अलग से अंग की जरूरत नहीं है। इन्हें पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अंग की जरूरत नहीं है। कोई भी उत्सर्जी अंग इनके पास में उपस्थित नहीं होते। उत्सर्जी अंग किसमें होते हैं? तो बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने कहा है कौन? मनुष्य। मनुष्य के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलती है? उत्सर्जी अंग उपस्थित होता है। पूछा जाएगा मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो किडनी मनुष्य का क्या हो गई बेटा? उत्सर्जी अंग हो। चलिए, क्लियर कहानी समझ में आपको इतनी आ गई? इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? आ गई? चलो सुनना मेरी बात। अब सवाल ये आता है कि आखिर किडनी इतना बड़ा, इतना जो तगड़ा काम है वो कर कैसे रही है? ये जरा ध्यान से सुनना। किडनी जो है वो इतना तगड़ा काम करती कैसे है? किडनी के द्वारा इतना खतरनाक ये जो काम हो रहा है, कौन सा? उत्सर्जन वाला। ये काम आखिर कैसे हो रहा है? सुनना जरा ध्यान से। और किडनी दिखती कैसी है? ये वाली बात आ रही है हमारे पास में। देखो सुनना, किडनी जो होती है बेटा, आपके शरीर के अंदर दो अलग अलग देखने को मिलती है। इस तरह से ये डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से आपके शरीर के अंदर कितनी किडनियां होती है? दो किडनियां। ठीक है, कितनी किडनियां? दो किडनियां। मैंने अभी आपसे कहा था, अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है, लीवर वो क्या करता है? लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है, किसमें डाल देता है? ब्लड में। और वही ब्लड किसके पास में जा रहा है? किडनी के पास में जा रहा है। किसके पास जा रहा है? किडनी के पास। तो एक तो ऐसी नली होती है जो इन किडनी के पास में किसको लेकर के आती है? ब्लड को लेकर के आती है। किसको लेकर के आ रही है? ब्लड को। तो ये एक नली है यहां पर। इस नली का काम है, इस नली का काम है किडनी के पास में क्या करेगी? ये ब्लड को लेकर के आएगी। अब किडनी दो होती है, तो ये जो नली है ना, वो आगे चल करके दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाती है बेटा? डिवाइड हो जाती है। दो अलग अलग हिस्सों में ये क्या हो गई? डिवाइड हो गई। एक नली तो चली गई इधर वाली किडनी के पास में, ठीक है, एक नली चली गई इधर वाली किडनी के पास में, और एक नली चली गई इधर वाली किडनी के पास में। ठीक है, दो अलग अलग इसके क्या बन गए? हिस्से बन गए हैं। एक नली तो चले गई थी हमारे उधर की तरफ, और एक चले गई कहां पर? इधर की तरफ। डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलना, ऐसा ना हो कि आखिरी में आप लोग मुझसे पूछो कि सर जी डायग्राम बनाना सिखा दो। वैसे तो मैं सिखाता हूं, सिखाऊंगा अभी, हर साल ही बताता हूं कैसे बनाना है, ठीक है, एग्जाम टाइम में, लेकिन अभी साथ साथ बनाते हुए चलना। मैंने कहा कि ब्लड जो होता है वो किसके पास पहुंचा? किडनी के पास में पहुंचा। किसके द्वारा पहुंचा? तो एक नली के द्वारा पहुंचा। इस नली को हमने नाम दिया है क्या? इस नली का हमारे पास में नाम हो गया है क्या? ये नली है बेटा वृक्क की धमनी। इसका नाम हो गया है क्या? वृक्क की धमनी। ठीक है, इस नली का हमने नाम रख दिया है, ये क्या हो गई? ये वृक्क की धमनी। ठीक है, नाम क्या हो गया है? वृक्क धमनी हमारे पास में नाम हो गया। जो वृक्क की धमनी है वो क्या कर रही है? ब्लड को लेकर के आ रही है। कहां पर लेकर के आ रही है? तो इन किडनीज के अंदर ब्लड को लेकर के आ रही है। दो अलग अलग किडनी, दोनों के पास में क्या पहुंच गया? ब्लड पहुंच गया। कौन सा ब्लड गया है? यूरिया वाला ब्लड गया है। कौन सा वाला ब्लड? यूरिया वाला ब्लड। ठीक है, यूरिया वाला ब्लड। उस यूरिया वाले ब्लड के अंदर, उस यूरिया वाले ब्लड के अंदर से इन किडनी ने क्या किया? किडनीज ने क्या कर दिया? ब्लड को अलग कर दिया। ब्लड को क्या कर दिया? अलग कर दिया।
ब्लड को अलग कर दिया और यूरिया को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो भाई ब्लड अलग हो गया और यूरिया क्या हो गया है, अलग हो गया। ब्लड अलग और यूरिया क्या हो गया, अलग। ठीक है, यूरिया अलग। यहां भी क्या कंडीशन हमें देखने को मिली है, ब्लड अलग हो गया, यूरिया अलग। इधर वाली किडनी के अंदर, इधर वाली किडनी में भी यही सेम प्रक्रिया हो रही है कि ब्लड और यूरिया दोनों को क्या किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। तो रक्त अलग हो गया और यहां पर भी हमारे पास में क्या बन रहा है, रक्त और यूरिया। ठीक है, किडनी क्या करेगी कि ये जो दोनों की दोनों किडनी के पास में ये जो क्या बन रही है हमारे पास में, यूरिया, इस यूरिया को ये डाल देती है एक नली के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, एक नली ने। इस वाली पूरी की पूरी किडनी ने यूरिया को डाल दिया है किसके अंदर, एक नली के अंदर। इधर वाली किडनी ने भी बेटा यूरिया को डाल दिया है किसके अंदर, एक नली के अंदर। किसके अंदर, एक नली के अंदर। यूरिया को डाल दिया किसके अंदर, इस नली के अंदर डाल दिया। ये जो नली है ना, ये नली आगे जाकर के एक बहुत बड़े थैली जैसे, किसके जैसे, थैली के जैसा, एक थैली जैसे एक चेंबर में जाकर के क्या होती है, खुलती है। किसके अंदर, चेंबर के अंदर, एक कक्ष के अंदर जाकर के खुलती है। ठीक है, यहां से ये यूरिया बन रहा है और यूरिया धीरे 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 इस नली से आ रहा है और इस कक्ष में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इस कक्ष के अंदर वो क्या हो रहा है, इकट्ठा। तो इस कक्ष को, इस छोटे से रूम को हम नाम दे देते हैं क्या, मूत्राशय। इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या, मूत्राशय। और मूत्राशय के एक साथ में कंडीशन क्या है, क्या काम कर रहा है, ये यूरिया को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है। यूरिया को अपने अंदर क्या कर रहा है, स्टोर। यूरिया, या फिर मैं यूरिया को ही क्या बोल रहा हूं, मूत्र। तो इसका काम हो गया है क्या करना, मूत्र का संग्रहण करना। ठीक है, मूत्र का इसने क्या कर लिया है, संग्रहण कर लिया है। क्लियर कहानी, इतनी समझ में आपको आ गई। ठीक है, ये जो नली है जो कि यूरिया को लेकर के आ रही है नीचे, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है बेटा मूत्रवाहिनी। इनका नाम हो गया है क्या, मूत्रवाहिनी। इनका नाम हो गया है मूत्रवाहिनी या यूरेटर, इनका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है, क्लियर कहानी। जो यूरिया अलग हुई है वो धीरे 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 आएगी और इस कक्ष के अंदर, चेंबर के अंदर क्या होगी, इकट्ठा होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, भराते हुए जाती है। लेकिन जो ब्लड इन किडनी के पास में आया था, उस ब्लड का क्या, इस ब्लड को वापस कहां भेजना है, शरीर के अंदर भेजना है। कहां भेजना है, शरीर के अंदर। तो ब्लड को वापस शरीर के अंदर भेजने के लिए यहां पर एक क्या होता है बेटा, पाइप होता है। एक क्या होता है, यहां पे पाइप होता है। और ये जो पाइप है, ये दोनों किडनियों से, ये जो पाइप है ये दोनों किडनियों से क्या कर रहा है, दोनों किडनियों से क्या कर रहा है, ब्लड को ले रहा है। और ब्लड को लेकर के ये क्या कर रहा है, शरीर के अंदर लेकर के जाने का काम कर रहा है। इस किडनी से पाइप निकला, इस किडनी से भी क्या हुआ, एक पाइप निकला। ठीक है, दोनों के दोनों पाइप इधर की तरफ क्या हुए, मिले, एक कॉमन पाइप में क्या हुए, मिले। और ये जा रहे हैं कहां पर, ये जा रहे हैं कहां पर, शरीर के अंदर जा रहे हैं। किसके अंदर जा रहे हैं, ये शरीर के अंदर ये जा रहे हैं। ठीक है, शरीर के अंदर ये जा रहे हैं। क्लियर कहानी, इतनी आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो एक नली हमें देखने को मिली, इस नली का काम हो गया, इस नली का काम हो गया ब्लड को क्या करना, वापस लेकर के जाना। कहां लेकर के जाएगी, शरीर के अंदर। कहां लेकर के जाएगी, ये शरीर के अंदर लेकर के जाएगी। किसे, ब्लड को। किसको लेकर के जा रही है, ब्लड को लेकर के जा रही है। क्लियर, ये जो नली है जो कि ब्लड को लेकर के जा रही है, कहां पर, शरीर के अंदर लेकर के जा रही है। इस पूरी की पूरी नली को बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, ये वृक्क की शिरा है। इसका नाम क्या हो गया है, ये वृक्क की शिरा है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया हमारे पास में क्या, वृक्क शिरा। इसका नाम हो गया है क्या, वृक्क की शिरा। क्लियर कहानी, समझ में आ गई। चलिए सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ चलिए। अब बात ये कि आखिर ये जो यूरिया है ना, धीरे धीरे यूरिया इसके अंदर, इस मूत्राशय के अंदर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। जब पूरा की पूरा ये ब्लैडर भरा जाएगा तो आपका शरीर उस यूरिया को या उस यूरिन को क्या करेगा बेटा, बाहर करेगा। यूरिया को या यूरिन को क्या करेगा, बाहर करेगा। और जिस रास्ते से ये बाहर कर रहा है, उस रास्ते को हम बोल रहे हैं कि वो मूत्र का रास्ता है, इसलिए नाम हो गया उसका क्या, मूत्र मार्ग। उसका नाम हो गया है क्या, मूत्र मार्ग, हमारे पास में उसका नाम हो गया। क्लियर कहानी, इतनी समझ में आ गई। ये दोनों इधर की साइड आपको क्या देखने को मिल रही है, किडनी देखने को मिल रही है, वृक्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, वृक्क, वृक्क या फिर इनका नाम हो गया है क्या, किडनी, इनका नाम हो चला है।
ठीक है बेटा जी, कहानी समझ में आ गई। तो आप देखेंगे कि पूरे उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या मेन होता है, यहां पे ब्रक होता है। दूसरा यहां पे क्या होता है, मूत्र वाहिनी होती है। तीसरा कौन होता है यहां पे, मूत्राशय होता है। चौथा कौन होता है यहां पर, ये मूत्र मार्ग होता है। ये चारों की चारों बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, और चारों साथ में मिलजुल करके क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इन चारों को मिला करके हम बोल देते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है, उत्सर्जन तंत्र बनाया है। किसने, ब्रक ने, मूत्रवाहिनी ने, मूत्राशय ने और मूत्र मार्ग ने। इन चारों ने किसका फॉर्मेशन किया, किसका निर्माण किया है, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किया है। कहानी इतनी आपको समझ में आ चली होगी। आप यदि इस किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप यदि इस किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से ये किडनी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है पूरा की पूरा। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो एक सेम होता है। सेम अगर आपने खाया हो, ठीक है, सेम सेम, ठीक है, सेम। तो ये हमें किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमें सेम का जो बीज होता है, सेम का बीज जो होता है ना, उसका हमें क्या देखने को मिलती है, आकार, उसके आकार के जैसा ये होता है। ठीक उसी के आकार के जैसा होता है। कौन, किडनी। किडनी का आकार कैसे होता है, क्या आकार देखने को मिलता है, तो ये सेम के बीज का आकार देखने को मिलता है। ठीक है, सेम सेम, ठीक है, सेम। आई थिंक सो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इस एक छोटा सा हमारे पास में एक बीज है, सेम का बीज है, और उसी के जैसा हमें, उसके बीज के जैसा ही आकार हमें किसका देखने को मिलता है, किडनी का हमें देखने को मिलता है। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। किडनी कितनी होती है हमारे पूरे की पूरे सिस्टम में, किडनी कितनी होती है, 2 होती है। किडनी कितनी होती है, 2 होती है। 2 होती है, जोड़े में होती है। ठीक है, क्या होती है, जोड़े में। तो मैं बोल सकता हूं कि एक जोड़ी तो क्या हो गई आपके पास में, ब्रक हो गई। आपके पास में 2 क्या है, ये नलियां हैं, और इन दोनों नलियों का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। कितनी होती है मूत्रवाहिनी, 2, एक इधर से निकली और एक इधर से निकली। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी भी कितनी होती है बेटा, एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। मूत्राशय की अगर बात करें तो कितना होता है, एक अकेला होता है, एक अकेला होता है। ठीक है, कितना होता है, एक अकेला होता है। ठीक है, एक होता है मूत्राशय, कितना हो गया, एक। मूत्र मार्ग, एक अकेला रास्ता, कितना होता है, एक अकेला रास्ता। तो मैंने कहा ये क्या हो गया है, एक हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किडनी कितने होती है, एक जोड़ी होती है। मूत्रवाहिनी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। मूत्राशय कितना होता है, एक होता है। मूत्र मार्ग कितना होता है, एक होता है। क्लियर कहानी। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड जिसमें कि क्या था, यूरिया था, वो ब्लड कहां पर आया है, इन किडनीज के अंदर आया है, किडनी के अंदर आया। दोनों किडनी के अंदर ये ब्लड आया, और उस ब्लड में से यूरिया को क्या किया, अलग किया। उस यूरिया को कहां डाल दिया, मूत्रवाहिनी में। उस यूरिया को कहां डाल दिया है, मूत्रवाहिनी के अंदर डाल दिया है। सुनना, ये सवाल पूछा जाएगा, मूत्र का रास्ता, ठीक है, यूरिन का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। सुनना, कहां बना है यूरिन, कहां पर बना है, यूरिया कहां पर अलग हुआ है। सर जी, यूरिया या यूरिन का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। तो सबसे पहले तो क्या लिखा मैंने, ब्रक। ब्रक से जो यूरिया है वो कहां गया है, इस नली में, नाम क्या है उसका, मूत्रवाहिनी। किसके अंदर चला गया है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, किसके अंदर हो गया है, मूत्रवाहिनी। उसके बाद में कहां गया है मूत्र, उसके बाद में यूरिन कहां गया है, तो इस कक्ष के अंदर, और उसका नाम क्या होता है, मूत्राशय। अगला क्या हो गया हमारे पास में, मूत्राशय हो गया है। ठीक है, और इस मूत्राशय के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, मूत्राशय के बाद में हो गया है क्या बेटा, मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है, हमारे पास में हो गया है क्या, मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग से ही ये क्या हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये पूरा के पूरा रास्ता होता है यूरिन का। ठीक है, यूरिन का रास्ता होता है। सर एक बात बताइए कि इस यूरिया में और यूरिन में फर्क क्या है। ठीक है, आप कहीं पर यूरिया वर्ड यूज कर रहे हो, कहीं पर यूरिन वर्ड यूज कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस बताइए बेटा। यूरिया और यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र, उन दोनों में बस एक छोटा सा अंतर है। यदि यूरिया में थोड़ा बहुत जल उपस्थित हो, थोड़ा बहुत पानी भी उपस्थित हो, मतलब पानी और यूरिया का अगर मिक्सचर है, और वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, यूरिन कहलाएगा, मूत्र कहलाएगा, जिसे कि हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हम जो यूरिन बाहर निकाल रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, पानी होता है, और दोनों को मिला करके हम क्या नाम दे रहे हैं, यूरिन नाम दे रहे हैं, मूत्र नाम दे रहे हैं। ठीक है, कहानी इतनी आपको समझ में आ गई है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यही चीजें हैं जो कि मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, पहली तो डेफिनेशन, वह प्रक्रम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को, वर्ज्य मतलब
उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं हम, निष्कासन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जो एक कोश की जीव होते हैं हानिकारक पदार्थों को शरीर की सतह से सीधे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। जो बहुकोश की जीव होते हैं इसमें हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, अंगों की जरूरत पड़ी। मैंने बताया ये कि हमें अंगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक कोश की जीव अमीबा को जरूरत नहीं पड़ती है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी क्या होता है, ब्रक, एक मूत्र वाहिनी, एक जोड़ी क्या हो गई हमारे पास में, मूत्र वाहिनी। ध्यान रखना, एक जोड़ी क्या देखने को मिल गई है, मूत्र वाहिनी देखने को मिल गई है। एक क्या होता है, मूत्राशय, और एक क्या होता है बेटा, मूत्र मार्ग होता है। एक क्या होता है, मूत्र मार्ग। ये पूरा की पूरा मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही एक्चुअल डायग्राम आपकी भी बुक में ये दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, कहानी ये समझ में आपको आ गई है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये है हमारे पास में क्या, किडनी, ये हमारे पास में क्या, किडनी, दो अलग अलग हमारे पास में किडनी हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास में, मूत्राशय। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हमने बोल दिया है क्या, मूत्र मार्ग। और ये जो अलग अलग दो नलियां हो गई इनका नाम हो गया है क्या, मूत्र वाहिनी। इसका नाम हो गया है क्या, मूत्र वाहिनी, हमारे पास में इनका नाम हो गया। क्लियर, कहानी इतनी समझ में आ गई। ये इसको ये यहां पे एरो बता था। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चली होगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो चली होगी। बोलो बेटा जी, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज दो, फटाफट से फायर इमोजी को क्या कर दो, भेज दो। ठीक है, फटाफट से फायर इमोजी को क्या कर दो, भेज दो। ठीक है, ये हमारे पास में पाइप्स हो गए, ये हमारे पास में नलिया हो चलिए। ठीक है, ये पूरा की पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमारे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। डायग्राम ध्यान रखना, क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर बा, शानदार, शानदार, शानदार। चलिए भाई, कहानी आपको इतनी ये समझ में आ चली है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी आगे की हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी हम आगे की भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ बच्चों कुछ पूछ रहे हैं क्या, सर सीरा में शुद्ध रक्त होता है कि अशुद्ध रक्त होता है? ये तो बेटा हम पढ़ चुके हैं ना, परिवहन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ना। शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक ऐसी शिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं ना। ठीक है सर, अपचयन, उपचयन और उपापचयी क्या है? बेटा अपचयन और उपचयन ये आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है तो उसे हम बोल देते हैं क्या, ऑक्सीकरण, या फिर उसी को हमने उपचयन बोला। अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, उसका नाम क्या होता है, अपचयन होता है। उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रियाएं होती है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, उपापचयी प्रक्रिया। ठीक है, नोट्स के साथ ये भी लिखना है क्या, हाँ बेटा ये सारी चीजें लिखना है। ठीक है, मैथ्स की वजह से अदर सब्जेक्ट का बैकलॉग हो गया, अरे बेटा ऐसा नहीं करना। इसका डायग्राम आता है, हाँ बेटा जी इसका डायग्राम आता है। सेम का बीज देखा है, अच्छा बहुत बढ़िया रिद्धि, बहुत अच्छी बात है। ये तो लोग एक किडनी से किसे, ये हम आगे बात करेंगे, एक किडनी से किसे जिंदा रहते हैं। सर क्या फॉर्मर यूरिया में H2O को मिलाकर मूत्र बन जाता है क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा जो कंडीशन है वो बन सकती है, मूत्र जैसी कंडीशन जो है वो बन सकती है। ठीक है, यूरिया और यूरिन में क्या डिफरेंस है ये मैंने बताया। यूरिया मतलब पूरा केमिकल, और उसमें वाटर वगैरह अगर हम मिला दें तो उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, यूरिन नाम दे देते हैं, उसी का हमारे पास में नाम हो जाता है यूरिन। चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि अगला जो चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं ये कि हमने देखा ब्लड आ रहा है किसके अंदर, किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि ब्लड में से यूरिया अलग हो रही है, और ब्लड में से यूरिया अलग और ब्लड क्या हो गया, अलग, दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। आखिर इस किडनी के पास में ऐसी क्या चीज है, इस किडनी के पास में आखिर ऐसी क्या चीज है कि वो इतना तगड़ा काम कर रहा है, ब्लड में से यूरिया अलग कर रहा है? बेटा किडनी के पास में एक बहुत ही तगड़ी, एक बहुत ही धुआंधार चीज होती है जिसे कि हम नाम दे देते हैं क्या, नेफ्रॉन, या फिर हमने नाम दिया है क्या, ब्रक्काणु। क्या नाम दिया है, नेफ्रॉन या ब्रक्काणु। सुनना, अभी तक मैंने आपको बड़ी स्टेप बाय स्टेप लेकर के चला। पहले मैंने आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने बस आपको किडनी का नाम बताया कि ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर ये
बाहर से ऐसी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, किडनी के पास में। अब ये सुनो मेरी बात को कि आखिर इस किडनी के इतने हिस्से के अंदर आखिर ऐसा कौन सा जादू चल गया, ऐसी कौन सी जादू की मशीन है अंदर जो कि यूरिया और ब्लड को अलग कर रही है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से। किडनी के अंदर बेटा, किडनी के अंदर बहुत ही ज्यादा, लाखों की संख्या में, एक आधा नहीं, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या होती है, नलिकाएं होती है, नलियां होती है, लाखों की संख्या में नलियां होती है, नलियां। और ऐसी वैसी नली नहीं, बड़ी ही खतरनाक, बड़ी ही स्पेशल क्या होती है, नली होती है, ठीक है। उस नली को हम नाम दे देते हैं क्या, नेफ्रॉन या ब्रक्काणु नाम दे देते हैं, नेफ्रॉन या फिर हम बोलते हैं क्या, ब्रक्काणु नाम दे देते हैं, ठीक है। होती कैसे है ये नली, सबसे पहले तो ये सुनो, देखना। इस नली को जब साइंटिस्टों ने देखा तो पता चला कि इस नली का पहला जो हिस्सा होता है ना, वो ऐसा होता है, कप के जैसा होता है, ठीक है। हम मैगी बनाते हैं, मैगी जिस कप में खाते हैं ना, ठीक उसी कप के जैसा ये पहला हमें हिस्सा देखने को मिला, ठीक है, पहला हमें हिस्सा देखने को मिला। ये मैगी के कप जैसा ये जो पूरा के पूरा हिस्सा देखने को हमें मिला, इसका नाम बेटा हम रख देते हैं क्या, बोमेन कैप्सूल। इसका नाम हो जाता है क्या, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। इसका नाम हो गया है बोमेन कैप्सूल, या फिर इसी को हम शुद्ध देसी हिंदी में हम नाम दे देते हैं क्या, बोमेन संपुट, ठीक है। शुद्ध देसी हिंदी में हमने इसका नाम रख दिया है क्या, बोमेन संपुट, हमारे पास में इसका नाम हो चला है, ठीक है, बोमेन संपुट इसका नाम हो चला। तो पहले तो नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है वो हमें देखने को मिला, जिसका नाम क्या है, बोमेन संपुट। और ये जो बोमेन संपुट होता है बेटा, इसका आकार क्या होता है, कप के आकार, ठीक है, कप के आकार जैसा हमें क्या देखने को मिलता है, एक हिस्सा देखने को मिलता है। नेफ्रॉन कुछ और नहीं है, एक सीधी सीधी एक लंबी सी क्या है, नली है। और उसी नली के अंदर स्टार्टिंग वाला जो भाग है वो कैसा है, कप के जैसा होता है, कप के जैसा ये होता है, ठीक है। इस पहले हिस्से के बाद में आगे जाकर के नली जैसा हिस्सा आता है, और ये नली एकदम गोजल माजल होती है। क्या होती है, गोजल माजल। गोजल माजल का मतलब क्या होता है, अरे कुंडलित, ठीक है, एकदम ऐसे 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 होना, ऐसे ऐसे होना, ऐसे ऐसे होना, इसको हम बोलते हैं क्या, कुंडलित होना, ठीक है। बोलते हैं ना सांप एकदम ऐसा लिपट गया, ऐसा लिपट गया लकड़ी के चारों ओर, तो हम बोलते हैं ना कि सांप ने क्या मार ली है, कुंडली मार ली है, ऐसे ही बोलते हैं, एक शब्द यूज करते हैं कुंडली। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि बोमेन संपुट का ये जो पहला हिस्सा होता है, ये एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ होता है, एकदम ऐसा ऊपर नीचे उलझा हुआ होता है। और इस हिस्से को, पहला वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इतना वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के साथ में कंडीशन ये कि ये हिस्सा इस बोमेन कैप्सूल के पास में है। बोमेन कैप्सूल के कहां पर है, पास में। एक चीज ध्यान रखना, बायोलॉजी में जहां पर भी पास शब्द आता है ना, पास, पास के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं समीपस्थ। क्या नाम होता है, समीपस्थ। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल। पास के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्या, समीपस्थ। यदि कोई चीज दूर है तो दूर के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या, दूरस्थ। दूर मतलब क्या हो गया, दूरस्थ। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिस्टल, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस बोमेन कैप्सूल के एकदम पास में है। पास में होने के कारण इसका नाम पड़ गया है क्या बेटा, समीपस्थ। इसका नाम पड़ गया है क्या, समीपस्थ इसका नाम पड़ गया है, ठीक है, समीपस्थ इसका नाम पड़ गया, ठीक है। और क्या है, बहुत ज्यादा कुंडलित है, समीपस्थ है और बहुत ज्यादा क्या है बेटा, कुंडलित है, ठीक है। कैसी है, नली के जैसी है, इसलिए इसका नाम हो गया है क्या, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इंग्लिश वाला नाम ध्यान मत रखो, ठीक है, याद नहीं होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिख दिया पीसीटी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीसीटी, ठीक है। इसके बाद में इस पूरी की पूरी जो नली के आगे वाला जो हिस्सा होता है, नली के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। नली के आगे का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। ये जो नली के आगे वाला हिस्सा है, ये लड़की के जो बाल होते हैं ना, लड़की के जो बाल होते हैं ना, तुम लोगों ने तो देखे ही होंगे, ठीक है, तुम लोगों ने तो देखे ही होंगे भाई साहब। देखो लड़की के बालों के अंदर देखना जरा ध्यान से, एक क्लिप लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं बालों के अंदर, ऐसे क्लिप लगाते हैं ना, टच करके ऐसे लगा दिया, फिर इधर टच करके लगा दिया, वो पफ बनाते हैं ना ऐसे, तो उसमें लगाते हैं क्लिप। ऐसी एक क्लिप बनती है, ठीक है, ऐसी क्लिप
ये क्लिप लगाते हैं कहां पर, बालों के अंदर। तो आप देखो सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा देखो, ये जो हिस्सा होता है वो लड़की के बालों में लगी हुई क्लिप के जैसा होता है। इसलिए हमने बोला कि इसका आकार क्या हो गया है, आकार क्या हो गया, बालों में लगने वाली पिन के जैसे, बालों में लगने वाली पिन के जैसे हेयर पिन का आकार होता है। कैसा होता है, हेयर पिन का आकार होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा हेनले लूप। इसका नाम होता है क्या, हेनले लूप इसका नाम होता है। ठीक है, हेनले लूप इसका नाम हो गया। आकार क्या हो गया, तो लड़की के बालों के बालों में लगने वाली जो क्लिप होती है उसके जैसा होता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका आकार हो गया है क्या, हेयर पिन का क्या हो गया, यहां पे आकार हो गया। ठीक है, हेयर पिन का ये आकार हमें देखने को मिल गया। इस पूरी नली को, ये जो पूरा यहां से लेकर के ये यहां तक का जो हिस्सा होता है, इसका नाम हो जाता है हेनले लूप हो जाता है। ठीक है, बाद में इसका जो हिस्सा होता है वो ठीक इसी तरह, ये जो पहली वाली कुंडलित नली का थी ना, ठीक उसी तरह आपको एकदम ऐसा कुंडलित सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम हम रख देते हैं, दूर है भाई, कैसा है, दूर है। इस बोमेन कैप्सूल से कहां है, दूर है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया है क्या, दूरस्थ। इसका नाम हमने रख दिया है क्या है, ये दूरस्थ। और कैसा है, कुंडलित है, इसलिए नाम हो गया है क्या, कुंडलित। दूरस्थ कुंडलित नली के जैसा, इसलिए नाम हो गया है नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है क्या, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका नाम हो गया। ठीक है, कहानी समझ में इतनी आ गई, कहानी इतनी आपको समझ में आ गई। ये पूरी की पूरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाकर के एक बड़ी सी नली के अंदर क्या होती है, खुलती है। एक बड़ी सी नली के अंदर ये क्या होती है, खुलती है। और ये जो बड़ी सी नली आपको देखने को मिलती है, इस बड़ी सी नली को हम नाम दे देते हैं क्या, संग्राहक। इसका नाम होता है क्या, संग्राहक नलिका। ठीक है, इसका नाम हो गया हमारे पास में संग्राहक नलिका, या फिर इसी को मैंने बेटा नाम दे दिया है क्या, कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब हमारे पास में इसका नाम होता है। ये पूरा की पूरा जो डायग्राम है वो किसका होता है, नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, ब्रक्कानो का। सर हमारी बुक में तो एकदम ऐसा ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा दिया है, एकदम उलझा सुलझा सा। बुक ने एकदम पास पास चिपका चिपका के बनाया। अपन क्या कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से तबीयत से उसको क्या कर रहे हैं, ओपन करके और फिर क्या कर रहे हैं, चित्र को बना रहे हैं। सर नेफ्रॉन का चित्र आया तो आपका वाला बनाए कि वो बुक वाला बनाए, अरे ये वाला बना करके आना। कोई भी चीज हो कौन सी बना करके आना, मेरी वाली बना करके आना। ठीक है, कौन सी वाली, मेरी वाली। तो मेरी वाली जो है ना वो बहुत तगड़ी है, मतलब मेरे वाले जो चित्र हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा तगड़े हैं। ठीक है, क्लियर है, कहानी इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आपको आ गई। ये क्या बताया मैंने, पूरा नेफ्रॉन का चित्र बताया। किसका चित्र बताया, नेफ्रॉन का चित्र बताया। ठीक है, कहानी समझ में आपको इतनी आ गई होगी, बोलो क्लियर है। अब दूसरी बात मेरी जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा था ना, ये यहां पे एक नली आती है जिसका नाम होता है ब्रक की धमनी। क्या नाम होता है, ब्रक की धमनी। ये ब्रक की धमनी बेटा यहां पर आने के बाद में ये ब्रक की धमनी पतली पतले से अलग अलग ब्रांच में क्या हो जाती है, टूट जाती है। पतली पतली सी बहुत सारी क्या हो जाती है, ब्रांच में टूट जाती है। देखो ये है हमारे ब्रक की धमनी, एक ब्रांच इधर चले गई, एक ब्रांच इधर चले गई, एक ब्रांच इधर चले गई, एक ब्रांच इधर चले गई। तो ऐसे बहुत सारी इसकी क्या निकल जाती है, ब्रांच। किसकी निकली, ब्रक धमनी की क्या निकली है, ब्रांच निकली है, शाखा निकली है, ब्रांच निकली है, शाखा। और इस ब्रक धमनी की जो शाखा है ना, ब्रक धमनी की शाखा, वो शाखा ब्रक धमनी की जो शाखा है वो आ रही है इधर। देखना, ब्रक धमनी की शाखा, किसकी शाखा, ब्रक धमनी की शाखा। ठीक है, शाखा ब्रांच आ रही है इस तरह से, और ब्रांच पूरी की पूरी आती हुई बेटा यहां पर ये जो कप का ये जो गड्ढा है ना, गड्ढा, इस गड्ढे के अंदर ये आती है। किसके अंदर आती है, गड्ढे के अंदर ये पूरी की तरह से किसके अंदर आ रही है, गड्ढे के अंदर ये आ रही है। ठीक है, किसके अंदर, गड्ढे के अंदर ये आ रही है। कौन आ रही है, ये ब्रक धमनी की क्या है, ब्रांच है। ब्रक धमनी की क्या है, ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, ये ब्रक धमनी की ब्रांच यहां पर क्या हो रही है, ये आ रही है। ठीक है, ब्रक धमनी की क्या हो गई है, ब्रांच। ब्रक धमनी की ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है, ब्रक धमनी की ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है जो कि यहां पर आ रही है, जो कि यहां पर आ रही है, इसका स्टार्टिंग वाला जो सिरा होता है, ठीक है, कौन सा वाला सिरा, स्टार्टिंग वाला, ये वाला हिस्सा है जो कि आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहां से जाने वाला। तो ये तो हुआ आने वाला, और ये वाला जो हिस्सा है वो यहां से दूर जाने वाला।
ठीक है। तो जो हिस्सा इधर आया है, इस कप के अंदर आया है, इसे हम नाम दे देते हैं क्या? अभिवाही। इसका नाम हो जाता है क्या? अभिवाही। इसका नाम हो गया हमारे पास में क्या? अभिवाही इसका नाम हुआ। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया है, क्या है ये है हमारे पास में अभिवाही, नाम है इसका धमनी। अभिवाही धमनी इसका नाम है। ठीक है, ये नली पूरी की पूरी यहां आ रही है और इस कप के अंदर ये जो पूरा की पूरा आपको कप देखने को मिल रहा है ना, इस कप के अंदर ये नली क्या बनाती है बेटा? गुच्छा बनाती है। क्या बनाती है? गुच्छा। ठीक है, यहां पर कप के अंदर आपको क्या बना हुआ देखने को मिलेगा? गुच्छा। बहुत ज्यादा यहां पर ये गुच्छा बना रही है, बहुत ज्यादा यहां पे ये क्या कर रही है? गुच्छे को बना रही है। और आगे की तरफ क्या हो रही है? नली निकली है। ठीक है, आगे की तरफ ये नली क्या हुई है? निकली है। ध्यान से सुनते हुए जाना। आगे का इधर वाला जो हिस्सा इसका जो निकल गया, इस आगे वाले हिस्से को हमने नाम दे दिया है, क्या है ये हमारे पास में अपवाही। इसका नाम रख दिया है क्या? अपवाही। हमारे पास में इसका नाम हो गया अपवाही धमनी, इसका नाम हो गया। क्लियर है क्या? तो इधर से क्या हो रहा है? ब्लड यहां पे आ रहा है और इधर से जा रहा है। ब्लड आ रहा है, जा रहा है। कप के अंदर ब्लड आया और आकर के क्या हुआ? गया। ब्लड आया, आकर के क्या हुआ? गया। ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। किसके साथ में? हमारे नेफ्रॉन के साथ में। बोलो, किसके साथ में? हमारे नेफ्रॉन के साथ में ये देखने को मिला। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये जो पूरी नली, ये जो पूरी की पूरी नली यहां पर आई है, उसने इस कप के अंदर, किसके अंदर? कप के अंदर क्या बनाया है? गुच्छा। कप के अंदर क्या बनाया है? गुच्छा। गुच्छा बनाया। और कप के अंदर ये जो गुच्छा बना है बेटा, कप के अंदर ये जो गुच्छा बना है, इस गुच्छे को हम नाम दे देते हैं क्या? केशिका गुच्छ। इस गुच्छे का नाम हो जाता है क्या? केशिका गुच्छ। क्या नाम हुआ है? केशिका गुच्छ। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका नाम हुआ है केशिका गुच्छ, या फिर इसी को अंग्रेजों ने बेटा नाम दिया है क्या? ग्लोमेरुलस। इसका नाम होता है क्या? ग्लोमेरुलस। इसका नाम हो गया है ग्लोमेरुलस। तो कप है, कप, और उस कप के अंदर एक नली आई, उस नली ने यहां पे क्या बनाया है? गुच्छा। गुच्छे का नाम क्या रखा मैंने? केशिका गुच्छ। ग्लोमेरुलस उसका नाम रखा है। कप का नाम क्या है? बोमेन कैप्सूल। गुच्छे का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। कप का नाम क्या है? बोमेन कैप्सूल। गुच्छे का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और कप दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, किस किस को? किस किस को? किस किस को? सुनना, ग्लोमेरुलस और जो आपका बोमेन संपुट है, इन दोनों को, ग्लोमेरुलस और जो आपका बोमेन संपुट है, इन दोनों को बेटा एक साथ, इन दोनों को हम एक साथ नाम दे देते हैं क्या? मेलपीघियन। इसका नाम हो गया क्या? मेलपीघियन। नाम हो गया है इसका क्या? मेलपीघियन काय। ठीक है, इसका नाम हो गया है क्या? मेलपीघियन काय, इसका नाम हो गया। इस बात को जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, ये गुच्छा और ये कप दोनों को एक साथ मिला करके हमने नाम दे दिया है क्या? मेलपीघियन काय, इसका हमारे पास में नाम हुआ है। ठीक है, मेलपीघियन काय, इसका हमारे पास में नाम हुआ। क्लियर? जितना भी ब्लड आ रहा है यहां पर, वो ब्लड कौन सा है? ब्लड कौन सा है? यूरिया वाला ब्लड। यूरिया वाला ब्लड यहां पे आया और यहां पर उस ब्लड का क्या होता है? छनने की प्रक्रिया होती है। यहां पर उसके छनने की प्रक्रिया होती है। यहां से क्या होता है? वो ब्लड आगे की तरफ जाता है। यूरिया कहां चला जाता है? इसके अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर कौन चला जाता है? यूरिया। बताऊंगा आगे। ठीक है, इसके अंदर पूरे की पूरी किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं? लाखों की संख्या में होते हैं। आपसे पूछे कोई कि किडनी के अंदर, आपसे कोई पूछे कि किडनी के अंदर ब्लड में से यूरिया को आखिर अलग कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर जो छन्नी लगी हुई है, उस छन्नी का नाम क्या है बेटा? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन ही है जो एक्चुअल में किडनी के अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसलिए इस नेफ्रॉन को हम बोल देते हैं कि ये किडनी की क्या है? क्रियात्मक इकाई है। कैसी है? क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन है तो किडनी काम कर पा रही है, नेफ्रॉन ही नहीं तो किडनी काम ही नहीं कर पाएगी। इसलिए नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कि ये वृक्क की क्या हो गई है? संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई हो गई है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ये हमारी किडनी की देखने को मिलती है। कहानी आपको इतनी समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या है, जरा बताना, तो ध्यान से सुनो।
वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ मैंने बता दिया, वो जो गुच्छा था ना ये केशिका गुच्छ, ठीक है। तो वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका में कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। कप के आकार का सिरा कौन? बोमेन संपुट के अंदर होता है, ठीक है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक अनेक क्या होते हैं? निस्यंदक एकक होते हैं। निस्यंदक मतलब छानने वाली क्या होती है? यूनिट होती है, ठीक है, जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं बेटा? निकटता से एकदम पास पास में ये उपस्थित होते हैं। जितना हमने दूर फैला करके बनाया ऐसे नहीं होते। नेफ्रॉन जो होते हैं वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। इस शब्द को ध्यान से सुनना, इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा की पूरा डायग्राम आपको देखने को मिलता है। यदि नेफ्रॉन का डायग्राम आता है तो आप बेशक उस वाले डायग्राम को बना करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया यहां पे क्या है, बोमेन संपुट क्या होता है। ये अंदर गुच्छा, उसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। केशिका गुच्छ उसका नाम रखा है। पूरी नली का जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं, ये क्या हो गया? नलिकाकार भाग। हमने इसमें चित्र में पीसीटी डीसीटी अलग नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है। ये पूरी खड़ी नली का नाम क्या होता है? संग्राहक वाहिनी। संग्राहक वाहिनी। यहां पे एक नली आई थी ब्लड लेकर के, उसका नाम क्या था? वृक्क धमनी की शाखा। मैंने बोला है कि ब्रांच किसकी? हमारी वृक्क धमनी की। और यहां से क्या हो गई है? आगे की तरफ निकली है, ठीक है। आगे की तरफ ये क्या हो गई? निकली है। क्लियर कहानी आपको इतनी समझ में आ चली है, ठीक है। देखो यहां पे यही चीज मैंने आपको यहां पे बता रखी है। पूछा जाएगा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझाइए, तो बोमेन संपुट यह अग्रभाग होता है और प्याले के जैसा होता है। केशिका गुच्छ यह वृक्क धमनी के बार बार विभाजित होने से बना केशिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है, जो कि कहां होता है? बोमेन संपुट में उपस्थित होता है। और क्या हुआ? वृक्काणु का नलिकाकार भाग। बोमेन संपुट एवं केशिका गुच्छ मिलकर मेल्पिगियन काय कहलाती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। इससे जुड़ा नलिका का हिस्सा समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है तथा इसके बाद हेयर पिन आकार का हिस्सा हेनले लूप कहलाता है। हेनले लूप के बाद नलिका दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास में संग्राहक नलिका। बहुत सारे नेफ्रॉन का जो अंतिम छोर होता है एक अकेली नलिका में मिलता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं? संग्राहक नलिका उसका नाम होता है, ठीक है। उसी का हमारे पास में नाम हो गया है क्या? संग्राहक नलिका। बोलो कहानी अगर इतनी समझ में आ गई है तो फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज दो, ताबड़तोड़ फायर इमोजी जरा भेज दो। सवाल है कुछ इसके ऊपर बेस्ड, उन सवालों को अब हम करेंगे, ठीक है। सवाल है इसके ऊपर बेस्ड और उन सवालों को हम क्या करेंगे? अब करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? देखो बताओ जरा फटाफट से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अरे पहले फायर इमोजी तो भेज दो। सी आंसर ही देने लगे हो। चलिए पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। बताइए, आपसे पूछा है वृक्कों का कार्य होता है। सवाल एकदम सरल से पूछे जाएंगे। हमने तो एकदम डीप में स्टडी कर रखी है, हमने तो एकदम डीप में स्टडी कर रखी है। आपसे सवाल एकदम सरल से पूछेंगे। आपने समझा है एकदम डिटेल में, एकदम झकाझक तरीके से समझा है, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा तगड़े तरीके से, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। फटाफट से जवाब दीजिएगा। वृक्कों का कार्य होता है। भाई इस सवाल का जवाब अगर गलत दे रहे हो ना तुम, तो या तो आप बैकबंचर हो, मतलब मस्ती कर रहे हो, या तो फिर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो चीजों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। इसका मतलब ये होगा। वृक्कों का कार्य क्या होता है बेटा? उत्सर्जन करना। सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। कितने परसेंट बच्चों ने दिया है? 93% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। ऋतिक यादव सबसे ऊपर है, मोहम्मद साजिब और वैभव गंगवार आपका फिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिएगा। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? और एक चीज मैं बता दूं, आप लोग अपना दिमाग में बता दूं आपको, जो 93% बच्चों ने जो इस सवाल को सही किया है ना, आप ये मान के चलो कि मैं जो क्वेश्चन आपको समझाने के बाद में जितने भी क्वेश्चन कराता हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं।
बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, वो वाले सवाल करा रहा हूं मैं। मतलब आप सोच लो, ये वही सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आए और आपने अभी समझा और आपने क्या कर दिया, एकदम तगड़ा उसका जवाब दे दिया। कहानी समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखना, आप हर एक सवाल को क्या कर रहे हो, एकदम खतरनाक तरीके से कर रहे हो। और ये वही सवाल है, ये वही सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पहले न जाने कितनी बार पूछे गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? उदर का, उदर मतलब होता है एब्डोमेन का, यकृत का, लीवर का, अग्नाशय का, या ब्रक का। ठीक है, ब्रक लिखा है, ब्रक लिखा है, ब्रक। ठीक है, ब्रक लिखा है। इसको अगर मैं और थोड़ा सा सही कर दूं तो ये ब्रक कानो भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ब्रक कानो भी इसको समझ सकते हैं। बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। 19 रैंक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आंसर आ चला है आपका। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बोमेन संपुट किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर होता है, और ये ब्रक का हिस्सा होता है, इसलिए हमारे पास में आंसर आ जाएगा क्या? ब्रक कानो। डी हमारे पास में करेक्ट सही है। ठीक है, 89% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, 89% बच्चों ने जवाब दिया है। वैभव फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं, मोहम्मद साहजेब थर्ड नंबर पे हैं, और सनातनी सरकार, अरे बहुत बढ़िया, सरकार लिखा है। चलिए, क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना। इसने बोला है मूत्र का निर्माण कहां होता है? यूरिया नहीं बोला है, यूरिया नहीं बोला है, कंफ्यूज मत हो जाना, यूरिया नहीं बोला है। इसने बोला है मूत्र का निर्माण कहां होता है, ये आपसे पूछा है। मूत्र का निर्माण कहां होता है, ये आपसे पूछा है। यूरिया नहीं बोला मेरे लाल। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है एंड सर एंड क्लास और भी क्लासेस है। बेटा आप बाकी की क्लासेस देख लीजिए, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, यहां के आगे की चीजें आपके पास ही रहेगी। तो जब आपके पास में फुर्सत हो, जब आप फ्री हो, तब आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, ओके। आप बाकी की जो क्लास है ना उनको अटेंड कर लो। ठीक है, वैसे तो बेच पे अभी और कोई से सब्जेक्ट की क्लास है नहीं, पर आपकी अगर कुछ अदर क्लास है तो आप उसको अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए। मूत्र निर्माण होता है कहां पर होता है? मैंने मूत्र बोला है ना कि यूरिया बोला है। आंसर आएगा हमारे पास में क्या? ब्रक। ए हमारे पास में करेक्ट आंसर है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सवाल इस साल दे दिया जाए, देखो 16% बच्चों ने अभी भी बोला है क्या? यकृत। बेटा जी अगर यहां पर मूत्र की जगह पर मैं लिख दूं क्या? यूरिया, यूरिया, तब जाकर के आपका जवाब सही है। यूरिया, यूरिया का निर्माण कहां पर हो रहा है? यकृत के अंदर हो रहा है। लेकिन मूत्र कहां होता है? मूत्र होता है ब्रक में। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो यूरिया के अंदर थोड़ा सा क्या मिला दिया है? यूरिया के अंदर थोड़ा सा क्या मिला दिया है? वाटर मिला दिया है। और कौन मिलाता है? वो ब्रक मिलाता है, ब्रक मिलाता है। अच्छा हाँ, वीर की क्लासेस है, वीर की क्लासेस है, आई नो दैट 8 बजे से है। ठीक है, तब तक अपना हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगी चीजें। अगला सवाल है, इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अर्चना आचार्य, आचार्य भाई सिंह 403 ऐसा कुछ रैंक है ना, गलती से लग गया बेटा। प्रतिभा गलत बात है, गलती से कैसे लग गया? गलती से क्यों रॉन्ग कर दिया? थैंक यू सो मच रिद्धि बेटा, रिद्धि पांडे जी। ठीक है, चलिए बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का, मानव गुर्दे का आकार होता है, ये बहुत फेमस सवाल है, ये पूछा ही जाता है। आपको हर एक चीज के लिए मेरी तरफ से मैं आपको, मतलब आप एक जंग लड़ने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम की, और उसके लिए आपका ये बंदा, ये सरकार आपके लिए हर एक तरह से मेहनत करेगा। सवाल तगड़े से तगड़े सवाल लेकर के आएंगे, तगड़े से तगड़े कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, आपके लिए लेकर के आऊंगा। तगड़ी से तगड़ी चीजें, तगड़ी से तगड़े तरीके से आपको समझाऊंगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में उलझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम आते आते आपके जो दिमाग के जितने भी कलपुर्जे हैं ना, वो आपके काम करने लगे। मैं नहीं चाहता मेरे एक भी बच्चे का सवाल गलत हो जाए, इस बात को जरा ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना। तो बोर्ड में साइंस का पेपर, आई नो दैट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन बायो का जितना पोर्शन है ना, वो मैं भाई
एकदम सॉलिड, एकदम तुम लोगों के दिमाग में छाप करके रहूंगा। आंसर आएगा क्या? सी वाला, सी करेक्ट आंसर है। 91% बच्चों ने सही सही जवाब दिया है। कितने परसेंट बच्चों ने? 91% बच्चों ने जवाब दिया। चलिए, तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चली हैं। एक फायर इमोजी एकदम तगड़ा दीजिएगा कि इतनी बातें हमें सर जी समझ में आ गई है। छोटी छोटी सी 2 स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम जरा पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद में आपको फ्री कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, आपका समय वैसे भी मैं बिल्कुल खराब नहीं करता हूं, मैं हमेशा काम की ही बातें करता हूं और काम की ही चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नो बकवास, नो टाइम पास, ओनली 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 काम। ठीक है, यस बेटा। कंफ्यूज होना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है बायो के अंदर, तो एक छोटा सा सिंपल सा काम, अपने शॉर्ट नोट्स उतारो, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। धीरे 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 सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखो, अभी तुम लोग बस जस्ट प्रिपेयर होना चालू हुए हो। अभी अगर कहीं क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, कंफ्यूजन कर रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये स्टार्टिंग की प्रोसेस है। साल भर जब तुम लोगों के साथ में मैं मेहनत करता हुआ रहूंगा, तुम लोगों को अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चीजें, रिवीजन, ये सारी चीजें जब होते हुए जाएगी, लास्ट में जाकर के तुम लोग बहुत सॉलिड हो जाओगे। बस काम अपना, अपनी जो जिम्मेदारी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी को एकदम तगड़ी निभाते हुए चलना। ठीक है मेरे लाल? अरे ठीक है ना मेरे दिल जलो, बोलो बोलो, अरे मेरे दिल जलो, अरे मेरे दिल जलो, बोलो मेरे दिल जलो, बोलो मेरे दिल जलो। ठीक है, एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में, जरा स्पैमिंग करना, दिल जले। तुम लोग क्या हो? दिल जले हो, दिल जले। ठीक है, और जो दिल जले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना है? मेहनत करना है। वो गाना सुना है ना तुम लोगों ने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, तो वही हो तुम लोग, वही हो तुम लोग। ठीक है, अपने आप को इतना काबिल बना लेना है, इतना काबिल, इतना तगड़ा बना लेना है। और मेरी तरफ से तो भाई, जब तक तुम लोग मेरे पास में हो ना, इतना तगड़ा तुम लोगों के लिए काम करके जाऊंगा कि तुम लोगों के सपने में भी आऊंगा मैं। ठीक है, तुम लोगों के सपने में भी आऊंगा। वैसे तो मुझे 1-2 बच्चों ने बोला है, 1-2 बच्चों ने बोला है भाई। चलिए सुनना, सर जी डायग्राम फिर से क्यों बना रहे हो? एक छोटी सी स्टेप बता रहा हूं मैं, एक छोटी सी प्रक्रिया में बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। देखो मेरे लाल, हुआ क्या, यहां पर ये जो ब्लड आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। और यहां पे ये जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड के अंदर, उस ब्लड के अंदर यूरिया है। उस ब्लड के अंदर क्या है बेटा? यूरिया है। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है? ब्लड, और ब्लड के साथ साथ में क्या आ रहा है बेटा? यूरिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहां पे इस नली में आ रही है। जब ब्लड के साथ में यूरिया इस नली के अंदर आ रहा है, वो जो पूरा की पूरा ब्लड यहां इस गुच्छे के अंदर गया। किसके अंदर? यहां इस गुच्छे के अंदर गया। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? सुनना, इसका मतलब क्या है गुच्छे का? सुनना, ये एक सीधी नली थी, और इस सीधी नली से अलग अलग क्या हो रही है? ब्रांच निकल रही है। ठीक है, अलग अलग क्या हो रही है? ब्रांच निकल रही है, इस तरह से। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। यहां पर हुआ ये बेटा, ध्यान से सुनना, मेरी बात को जरा ध्यान से, क्रिस्टल क्लियर, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना। आपको याद करो, आपको मैंने लसीका पढ़ाया था, लसीका। और लसीका जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि ब्लड आता है और छोटी छोटी सी नलियों में से क्या हो जाता है? उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इन रक्त की नलियों में क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड जो आया है, वो जैसे ही इस गुच्छे के अंदर आता है, गुच्छा मतलब केशिका गुच्छ के अंदर, किसके अंदर? केशिका गुच्छ के अंदर जैसे ही ब्लड आया, तो यहां पर आने वाले ब्लड के अंदर बेटा बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, दबाव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्लड को लाने वाली नली थी, जो ब्लड को लाने वाली जो नली थी ना, वो थोड़ी सी क्या है? मोटी है। ब्लड को लाने वाली इधर वाली जो नली है, वो थोड़ी सी क्या है? मोटी है। और यहां से जो ब्लड ले जाने वाली नली है, वो थोड़ी सी क्या है बेटा? दुबली है। उसको घर वालों ने खाना नहीं दिया, घर वालों ने उसको खाना नहीं दिया। तो ब्लड को लाने वाली जो नली है, वो क्या है? मोटी, और ब्लड को ले जाने वाली जो नली है, वो क्या है? पतली है। और नली मोटी और पतली डिफरेंस होने के कारण, नली में डिफरेंस होने के कारण, मोटाई में डिफरेंस होने के कारण, ये हिस्सा, ये केशिका गुच्छ वाला हिस्सा, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा दबाव लगता है। अरे तुम लोग सुनो कि एक बड़ी मोटी नली है,
पानी आ रहा है, आगे एकदम पतला पाइप जोड़ दिया, तो जहां पर जुड़ा हुआ है ज्वाइंट वाला हिस्सा है, वहां पर एकदम तगड़ा क्या लगता है, प्रेशर लगता है। वही चीज यहां पर हो रही है कि जो आने वाली नली थी उसका हिस्सा, वो नली क्या है, मोटी है, लेकिन जाने वाली नली कैसी है, दुबली है, पतली है। इसके कारण ये वाला जो हिस्सा है केशिका गुच्छ, उस केशिका गुच्छ के अंदर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा दबाव लग रहा है। वो दबाव के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में उसके अंदर का जो ब्लड है, ब्लड, उस ब्लड में से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ब्लड में से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पाइप में क्या लग रहा था, दबाव, ब्लड के पाइप में दबाव लग रहा था, और उस दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर की कुछ चीजें क्या हो गई, बाहर आ गई। कुछ चीजें क्या हो गई, बाहर आ गई। यहां पर ब्लड में से कुछ चीजें यहां पर क्या हो रही है, बाहर आ रही है। क्या हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, बाहर आ रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बाहर आ रही है। क्यों हुआ ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्या था, प्रेशर था, बहुत ज्यादा क्या था, प्रेशर। तो ये जो पूरा की पूरा लिक्विड यहां पर छन करके आ रहा है, पूरा की पूरा लिक्विड यहां पर जो छन करके आ रहा है, इसका नाम हम रख देते हैं आरंभिक। इसका हम नाम रख देते हैं क्या, आरंभिक निस्यंद। इसका नाम हो जाता है क्या, आरंभिक निस्यंद। इस बात को जरा ध्यान से सुनो, इस बात को जरा ध्यान से सुनो। जैसे ही ये पाइप में प्रेशर पड़ा इस गुच्छे के अंदर, तो इसके अंदर के ब्लड में से बहुत सारी चीजें क्या हो गई, बाहर हो गई, और बाहर आकर के यहां पे क्या बन रहा है, पूरा की पूरा ये तरल बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। उस लिक्विड को हमने बोला है क्या, आरंभिक निस्यंद, उसका हमने नाम दिया है। उस लिक्विड का नाम हमने दिया है क्या, आरंभिक निस्यंद, उसका हमारे पास में नाम हुआ है। बोलो कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या, बोलो कहानी इतनी समझ में आ रही है। तो क्या हुआ कि ब्लड यहां पर से धीरे धीरे क्या हो रहा है, छन रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छन रहा है, छन रहा है। और ये हल्का फुल्की बात नहीं है, ये एकदम ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर मिनट यहां पे ब्लड जितना आ रहा है, उस ब्लड से यहां बहुत ज्यादा लिक्विड बन रहा है। और एक मिनट में, कितनी मिनट में, एक मिनट में यहां पर 180 लीटर बनता है बेटा, 180 लीटर बनता है। कितना बनता है, 180 लीटर। छोटा मोटा नहीं बनता, ऐसा नहीं कि 1-2 लीटर थोड़ा सा बन गया ना। हर मिनट में, एक मिनट में यहां पर कितना लिक्विड बन रहा है, 180 लीटर यहां पे लिक्विड बन रहा है। क्या बन रहा है, 180 लीटर यहां पे लिक्विड बन रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे के पूरे लिक्विड में, इस पूरे के पूरे आरंभिक निस्यंद में, इस पूरे के पूरे आरंभिक निस्यंद में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ब्लड जब यहां से छना तो यहां पर बहुत सारी चीजें छन करके आ गई। क्या क्या छन करके आ गया, क्या क्या छन करके आ गया। पहली चीज तो यहां पर आ गया है कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज को पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है, सबसे पहले बाहर यही निकला। और कौन आ गया, यहां पर आ गया है अमीनो अम्ल आ गया है। कौन आ गया, अमीनो अम्ल छन करके आ गया। और कौन आ गया है यहां पर, और कौन आ गया है, तो वाटर भी आ गया छन करके। और कौन आ गया है, यूरिया आ गई है। कौन आ गई है, यूरिया आ गई है छन करके। कौन आ गई, यूरिया आ गई। ठीक है, कौन कौन आ गया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया, वाटर, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेटा, छन करके यहां पर आ रहे हैं। इस पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर ये सारे की सारी चीजें छन करके आ रही है। ठीक है, यहां पे छन करके आ रही है। अब बड़ी ही गंभीर बात हो गई, इस नेफ्रॉन को हमने काम दिया था कि ब्लड में से यूरिया को अलग कर दो, ब्लड में से यूरिया को अलग कर दो, यही काम था उसका। उसने उस काम को किया, यूरिया को अलग खींच लिया, यूरिया को ब्लड में से क्या कर लिया, खींच लिया, यूरिया को ब्लड में से क्या कर लिया, खींच लिया। लेकिन भाई साहब एक बड़ी भारी मिस्टेक हुई गवाह, भारी मिस्टेक हुई गवाह। क्या मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ये हो गई कि यूरिया के चक्कर में साथ साथ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वाटर भी क्या हो गया, छन गया। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वाटर ये भी क्या हो गए, छन गए। जब ये तीनों चीजें छन गई तो पता चला कि ग्लूकोज तो भाई बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, घनों जरूरी है भाई साहब। ये तो क्यों, इससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो इसको हम ऐसे ही शरीर से बाहर जाने दे सकते हैं क्या,
नहीं, ये चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इतनी मेहनत से खाना खाया, पचाया, ग्लूकोज बनाया, और वो यदि नेफ्रॉन से अगर यूरिन के द्वारा बाहर चला गया है तो गजई कतई जहर वाली बात हो जाएगी। यूरिया को जाने दो, लेकिन इस ग्लूकोज को नहीं जाने देना चाहिए। अमीनो अम्ल को ना जी ना, अमीनो अम्ल भी नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, वाटर ना, वाटर भी हमारे लिए जरूरी होता है। थोड़ा बहुत अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पूरा चला जाएगा वाटर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा शरीर क्या करता है, ये तीन चीजें, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वाटर, इन तीनों को बाहर नहीं निकालता, इन तीनों को बाहर नहीं निकालता। पर कैसे, आखिर कैसे, क्या करे कि इनको पकड़ लें और यूरिया को जाने दे? ऐसा क्या करें? तो होता ही है बेटा कि जब ये पूरा की पूरा आरंभिक निस्यंद, ये पूरा की पूरा आरंभिक निस्यंद इन नलियों से होता हुआ आगे जा रहा है, इन नलियों से होता हुआ आगे जा रहा है, तो ये जो नलियां है ना, ये जो नेफ्रॉन की अलग अलग नलियां है ना, पीसीटी और डीसीटी, किसकी बात कर रहे हैं? पीसीटी डीसीटी और क्या हो गया? हेनले लूप। ये क्या कर रही है? ग्लूकोज को खींच लेती है। ग्लूकोज को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अमीनो अम्ल को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। वाटर को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। वाटर को क्या कर लिया? अवशोषित। आखिरी में जाते जाते यहां पर डीसीटी तक जाते जाते यहां पर जितना भी लिक्विड होगा उसमें सिर्फ क्या है? वाटर है और क्या है बेटा? यूरिया है। ठीक है, क्या है? वाटर है और यूरिया। यहां से जब ये लिक्विड निकला था तो यहां पर क्या था? ग्लूकोज भी था, और क्या देखने को मिला था? अमीनो अम्ल भी था, ए लिख दिया अमीनो अम्ल, और क्या था? वाटर था, और क्या था बेटा? यूरिया। ये सारी चीजें थी। ये जितना भी तरल धीरे धीरे जब आगे जा रहा है तो ग्लूकोज तो खींच लिया, अमीनो अम्ल भी खींच लिया, वाटर भी खींच लिया, जितना जरूरी था उतना वाटर खींच लिया, थोड़ा बहुत वाटर रह गया, और क्या रह गया? यूरिया। ठीक है, थोड़ा बहुत वाटर और यूरिया। और यही वाटर और यूरिया बेटा अब कहां चला जाता है? इस संग्राहक नलिका के अंदर। किसके अंदर गया? संग्राहक नलिका के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? संग्राहक नलिका के अंदर गया। ठीक है, संग्राहक नलिका आगे जाकर के जुड़ी हुई रहती है किससे? मूत्र वाहिनी से। याद करो, मूत्र वाहिनी किससे जुड़ी हुई रहती है? मूत्र वाहिनी से। कौन? ये संग्राहक नलिका किससे जुड़ी है? मूत्र वाहिनी से। तो संग्राहक नलिका ये वाटर और यूरिया के मिक्सचर को डाल देती है कहां पर? मूत्र वाहिनी में। ठीक है, और जैसे ही वाटर और यूरिया का मिक्सचर बना है तो अब उसे हम दोनों के मिक्सचर को हम क्या नाम दे रहे हैं? मूत्र नाम दे रहे हैं, यूरिन नाम दे रहे हैं। ठीक है, मूत्र नाम दिया, यूरिन हमने नाम दिया, और दोनों का मिक्सचर कहां बना? इस आखिरी वाले हिस्से के अंदर। किसके अंदर? आखिरी वाले हिस्से के अंदर बना। बोलो, इतनी तगड़ी बात समझ में आ गई क्या? इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में कौन बन रहा है? मूत्र बन रहा है। कौन बन रहा है? मूत्र। इसलिए बेटा ये पूरी की पूरी जो स्टेप चल रही है इन्हें हम बोल देते हैं, ये क्या है? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। ये मूत्र निर्माण की क्या होती है बेटा? प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। क्लियर कट कहानी इतनी समझ में आपको आ चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ चलिए। ठीक है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। इस पूरे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में दो प्रक्रिया हुई। पहले तो यहां पर क्या हुआ? छन्ने की प्रक्रिया हुई। ठीक है, पहली चीज तो यहां पर क्या हुआ? छन्ने की प्रक्रिया हुई। तो पहली चीज तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा? छनन देखने को मिल रहा है, छनन। दूसरा, इस नली के अंदर दूसरी स्टेप हो गई, और दूसरी स्टेप में क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। अवशोषण, या इसी को हमने नाम दे दिया है क्या? पुनः अवशोषण। तो जो मूत्र का निर्माण होता है वो दो अलग अलग प्रक्रियाओं से हुआ। पहली प्रक्रिया तो यहां पर छन्ने वाली प्रक्रिया थी जिसका नाम छनन रखा। दूसरी प्रक्रिया में यहां पे पदार्थों का क्या हुआ? अवशोषण हुआ। हमने उस स्टेप का नाम रख दिया क्या? पुनः अवशोषण। क्या नाम हो गया? पुनः अवशोषण। तो जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो दो अलग अलग स्टेप, एक तो छनन और पुनः अवशोषण के द्वारा कंप्लीट होती है। ठीक है, देखो यही चीज है हमारे पास में। सुनना, एक चीज और मैं बता दो, एक बात और बता दो। यहां पे मैंने बताया था ये कितना बना था? 180 लीटर। एक मिनट में कितना बना था? एक मिनट में कितना बना था? 180 लीटर यहां पे बना था। क्या बना? आरंभिक स्यंद, आरंभिक निस्यंद। एक मिनट में कितना बना? सॉरी, एक मिनट में आरंभिक निस्यंद, एक मिनट में नहीं, पर मिनट नहीं, इसको हमने लिख दिया है क्या? प्रतिदिन लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने क्या? प्रतिदिन। ठीक है, पर डे, पर डे, पर डे, पर डे।
प्रति मिनट तो ज्यादा हो गया, पर डे कितना था, 180 लीटर था पर डे। ठीक है, जब ये पूरा की पूरा लिक्विड आगे गया, यहां पर यूरिन की बात करें हम, मूत्र की बात करें, मूत्र की अगर हम बात करें तो जो मूत्र होता है ये प्रतिदिन बेटा, प्रतिदिन कितना बनता है, 1 से लेकर के 2 लीटर। कितना बना, 1 से लेकर के 2 लीटर। यहां पर पूरे दिन भर में कितना छन गया था, 180 लीटर छन गया था। कितना छन गया था, 180 लीटर ये छन गया। ठीक है, और मूत्र कितना बन रहा है, 1 से 2 लीटर। मतलब आप समझो 180 लीटर यहां पे था, लेकिन जब यहां पे पहुंचा तो कितना बचा, 1 या 2 लीटर। मतलब लगभग लगभग 178 लीटर जो तरल था उसे क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया। 178 लीटर को क्या कर लिया, अवशोषित। सिर्फ 1 से 2 लीटर यहां से क्या हुआ है, बाहर निकला है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लीटर यहां से क्या हुआ है, बाहर निकला है। क्लियर है क्या, कहानी समझ में आ गई क्या? तो यही चीज यहां पर मैंने बता रखी है। बोमेन संपुट के केशिका गुच्छ में उच्च रक्तदाब के कारण उत्सर्जी पदार्थ छनकर रक्त से बाहर आ जाते हैं। यह छनित तरल निस्यंद कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्यंद। देखो आरंभिक निस्यंद, क्या नाम दिया था, निस्यंद। ये पदार्थ जल के साथ कहां जाते हैं, संग्राहक नलिकाओं में, और वहां से कहां चले जाते हैं, मूत्राशय में। लेकिन केशिका गुच्छ के उच्च रक्तदाब के कारण प्रारंभिक निस्यंद में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र नेफ्रॉन की नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा और कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है, मतलब कितना हमें बाहर निकालना है, उसके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 180 लीटर क्या बनाता है, आरंभिक निस्यंद, और एक दिन में उत्सर्जित जो मूत्र का आयतन होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर के 2 लीटर तक होता है। 1 से लेकर के 2 लीटर तक होता है। क्लियर, कहानी समझ में इतनी आ गई है तो फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज दे, तो फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज दो। ठीक है, अवशोषण का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार हमने सुना है। अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, खींच लेना। अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, खींच लेना। उसको क्या कर लेना, खींच लेना। क्लियर बा भाई साहब? सभी स्लाइड 3 में मेरे डाउट का आंसर दो प्लीज। कौन सी स्लाइड 3? स्लाइड 3 में डाउट है, देख लेंगे उसको। सर रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर। ये तो पुराने टॉपिक के क्वेश्चन है। सर कैसे अवशोषित होता है, अवशोषण की प्रक्रिया है बेटा, जैसे स्पंज पानी को अवशोषित कर लेता है, ठीक उसी तरह से अवशोषित होता है। अमीनो अम्ल कहां गया, उसे भी अवशोषित कर लिया। सर ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को क्यों नहीं छानती है, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसको नहीं छानती है। आपने तो कहा था कि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, बट अभी कह रहे हो कि बाहर नहीं निकलना है, ऐसा क्यों बेटा? अमोनिया देखो सुनो, अमोनिया और अमीनो अम्ल अलग चीज है। अमोनिया अलग था, अमोनिया अलग था, अमोनिया अलग है, और अमीनो अम्ल क्या है, अलग है। अमीनो अम्ल से कंफ्यूज, अमीनो अम्ल और अमोनिया दोनों क्या है, अलग है। अमीनो अम्ल का मतलब क्या हो गया है, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसको प्रोटीन समझो। ठीक है, अमीनो अम्ल और यूरिया दोनों क्या है, अलग है। सभी स्लाइड मेल और फीमेल दोनों में 1-2 लीटर बनता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। धमनी और सीना एक ही साथ में जुड़े हुए होते हैं। हाँ, इधर वाला जो है इसको हमने बोला है, उधर वाले हिस्से को धमनी और इधर वाले को हम अलग हिस्सा बोल देते हैं। आरंभिक निस्यंद में 180 लीटर बनता है, शरीर में इतना कैसे आ जाता है बेटा? हमारे शरीर में क्या बोले हैं, आरंभिक निस्यंद में 180 लीटर बनता है, शरीर में इतना कैसे आ जाता है बेटा? हमारे शरीर के अंदर बहुत, मतलब सुनो, 180 लीटर का मतलब क्या था, 180 लीटर का मतलब क्या है? यहां पे एक बार में 180 लीटर नहीं बन रहा है, पूरे दिन में कितना छन रहा है। बार बार यहां पे ब्लड आ रहा है, बार बार ब्लड यहां पे आ रहा है और छन रहा है, बार बार ब्लड आ रहा है और छन रहा है, तो बार बार छन रहा है। हमारे शरीर में 100 लीटर होता है क्या? नहीं, हमारे शरीर के अंदर 4-5-6 लीटर की समथिंग में ब्लड, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। 180 लीटर हमने क्या कहा कि बार बार आकर के क्या हो रहा है, ब्लड यहां पे छन रहा है, हर थोड़ी देर में आकर के ब्लड क्या हो रहा है, छन रहा है। तो ओवरऑल कितना छानता है, 180 लीटर छानता है। ठीक है, कितना छाना है, 180। दिन भर में कितना छान दिया, 180 लीटर को हमने छान दिया, ये बात होती है। ठीक है, क्लियर है? कहानी इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनना मेरी बात, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने आपको कहा है
कि ये जो मूत्र होता है, मूत्र का मतलब क्या होता है, मूत्र का मतलब क्या होता है, मूत्र का मतलब सर जी ये होता है कि इसके अंदर यूरिया भी होगा। मूत्र का मतलब ये होता है कि इसके अंदर यूरिया भी होगा और इसके अंदर बेटा जल भी होगा, दोनों चीजें होगी। इसके अंदर यूरिया भी होगा और जल भी होगा, दोनों चीजें होगी। मूत्र का मतलब दोनों। लेकिन हमारा जो शरीर होता है ना, हमारा जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ठंड का समय रहता है, जब ठंड का समय रहता है तो यूरिन क्या होता है, ज्यादा बनता है। ठंड के समय में यूरिन ज्यादा बनता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। गर्मी के समय में हमें वॉशरूम कम जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? गर्मी के टाइम पे हमारे शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, पसीने में भी बाहर निकल जाता है और शरीर को पानी की क्या होता है, ज्यादा जरूरत। शरीर के अंदर पानी वैसे ही गर्मी के समय पे कम रहता है। तो उस समय पर हमारा जो शरीर होता है ना, वो इस मूत्र के अंदर जल को जाने नहीं देता, जल को जाने नहीं देता। ठंड के समय में हमारे शरीर में यूरिन क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। गर्मी के समय में यूरिन क्या हो रहा है, कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ऐसे समय पर हमारा शरीर यहां पर जल को जाने नहीं देता, जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि आपने क्या कर दिया है कि 2-3 दिन से पानी नहीं पिया, आपने 2-3 दिन से पानी नहीं पिया। यदि आपने 2-3 दिन से पानी नहीं पिया तो अब आपका जो शरीर है ना, वो यूरिन को बनाना बंद कर देगा। यूरिन को बनाना क्या कर दिया, बंद। यूरिन बना भी रहा है तो बहुत कम बना रहा है, बहुत कम यूरिन बना रहा है। और जो यूरिन आपका शरीर बाहर निकाल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूरिया। इसलिए आप देखते हो कि अगर आप पानी कम पीते हो तो जो यूरिन होता है वो येलो कलर का आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में पानी कम है और अब आपका शरीर सिर्फ और सिर्फ किसको बाहर निकाल रहा है, यूरिया को बाहर निकाल रहा है। क्योंकि शरीर के अंदर पहले से क्या है, पानी कम है। यदि आपके शरीर के अंदर पानी ज्यादा है, आप अच्छा पानी पी रहे हो, तो आपकी जो यूरिन का कलर होगा वो पीले कलर का नहीं होगा, येलो कलर का नहीं होगा। क्यों? आपके शरीर में पानी अच्छा है, अब आपका शरीर उस पानी को यूरिया के साथ में क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो हमारा शरीर जरूरत पड़ने पर पानी को जाने देता है और जरूरत नहीं है, अगर हमारे शरीर के अंदर पानी कम है तो हमारा शरीर क्या कर रहा है, पानी को रोक करके रख रहा है। अगर ज्यादा पानी है तो उन्हें कहा जा भैया निकल ले। यदि कम पानी है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर क्या कर लेता है, उस पानी को जाने से रोक देता है। आखिर हमारा शरीर ये कर कैसे रहा है, ऐसा हमारा शरीर कर कैसे रहा है? बेटा हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है, एक क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम का नाम होता है हमारे पास में क्या, ADH। क्या नाम होता है, ADH। एक खतरनाक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है ADH। क्या नाम है, ADH। और ये जो ADH है ना, ADH आता है और आकर के इस DCT के ऊपर, किसके ऊपर, DCT के ऊपर नजर रखता है। ADH चौकीदार है, चौकीदार है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, नजर रख रहा है। और ADH जब नजर रख रहा है तो कंडीशन हमें यह देखने को मिल रही है कि यहां से जाने वाला जो पानी है उसके ऊपर ADH एकदम नजर बिठाए हुए है। ADH को लगेगा तो पानी को अवशोषित कर लिया भाई साहब। शरीर के अंदर ADH, अगर शरीर को लग रहा है कि भाई शरीर में पानी कम है तो शरीर ने क्या कर लिया है, ADH को बनाया और पानी को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, क्या कर रखा है यहां पे, चौकीदार बैठा रखा है। चौकीदार का नाम क्या है, ADH। और ये ADH क्या काम कर रहा है, कितना पानी शरीर से बाहर जाने देना है, कितना पानी नहीं जाने देना है, इस बात के ऊपर वो निगरानी रख रहा है। कौन, ADH रख रहा है। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई है क्या? तो ये बात ध्यान रखना कि जो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसमें बड़ी ही अलग अलग प्रोसेस चलती है। पहली चीज तो जल की मात्रा का जो पुनरावशोषण है वो शरीर में जल की मात्रा के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। हमारे शरीर में कितना पानी है इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें यूरिन के साथ में पानी को कितना जाने देना है और कितना नहीं जाने देना है। दूसरा, गर्मी के दिनों में शरीर से अत्यधिक पसीने के द्वारा जल निष्कासित होता है। इसलिए वृक्क के द्वारा खनिज मूत्र में विद्यमान जल की जो अधिकांश मात्रा है इसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। बहुत कम मात्रा ही क्या करते हैं, उत्सर्जित। कब, गर्मी के दिनों में। लेकिन सर्दियों में कम पसीना आता है और मूत्र अधिक बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल का पुनरावशोषण हम नहीं कर पा रहे, हार्मोन के द्वारा हमने क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। शरीर में निर्मित कुछ हार्मोन जैसे ADH, पूरा नाम क्या होता है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, मूत्र निर्माण की क्रिया का क्या करता है, नियमन करता है। इस बात को ध्यान रखना, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन ADH ये क्या करता है, आपके यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल में लेकर के रखता है, यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल में लेकर के रखता है। ठीक है,
चलिए सर जी, बढ़िया बात है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब बात ये कि यदि किसी व्यक्ति की बेटा जो किडनी है वो काम ना करे तो क्या होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने बहुत सारी मेडिसिन वो खा रहा है 8-10 साल से, बहुत सारा उसका इलाज चल रहा है, बहुत सारी दवाइयां वो खा रहा है, या फिर उसकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ और उसको बीमारी हो गई, किडनी ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो उस व्यक्ति के अंदर जो यूरिया है, ब्लड में जो यूरिया है, उस यूरिया को कोई अलग करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किडनी तो काम ही नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कंटिन्यूअसली धीरे धीरे उसके ब्लड में यूरिया क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, यूरिया बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। यूरिया हानिकारक चीज है, जैसे ही ये लिमिट से ज्यादा होगा तो शरीर के ऊपर इसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, उसके शरीर में यूरिया क्या हो रहा है, ज्यादा, डॉक्टर उसको भेजता है अस्पताल एडमिट होने के लिए, और अस्पताल में जब उसको एडमिट किया जाता है तो एक बड़ी सी मशीन से उसके शरीर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उस मशीन को हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन उसका नाम होता है। इस मशीन के द्वारा क्या देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को ऐसे लेटा दिया पहले तो, और व्यक्ति के यहां पे हाथ में एक नली डाली, नली से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, और उस पूरी मशीन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। मशीन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। मशीन के अंदर पहले से एक लिक्विड भरा हुआ है, मशीन के अंदर पहले से एक लिक्विड भरा हुआ है, और मशीन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हम बोलते हैं अपोहन द्रव। उसका नाम क्या होता है, अपोहन द्रव उसका नाम होता है। वो मशीन के अंदर जो ब्लड भरा है ना, वो पूरी तरह से हमारे शरीर के ब्लड के जैसा होता है, ब्लड के जैसा होता है, हमारे शरीर के ब्लड के जैसा। लेकिन उस अपोहन द्रव के अंदर बस एक चीज नहीं होती, यूरिया नहीं होता। क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती है। ठीक है, अब इस व्यक्ति का जो ब्लड है जब निकला है, उस मशीन के अंदर से जब उसका ब्लड क्या होता है, ऐसा गुजरता है, उस मशीन के अंदर से ब्लड गुजरता है, तो ये व्यक्ति के ब्लड का जब उस नली में से गुजरना होता है, तो उस पूरी की पूरी मशीन में से गुजरना होता है उसका, तो उस व्यक्ति के ब्लड का जो यूरिया है वो उस मशीन के अंदर रह जाता है। मशीन से जब पूरा ब्लड बाहर निकलता है वो बिना यूरिया वाला निकलता है। अब उस बिना यूरिया वाले ब्लड को उस व्यक्ति के शरीर के अंदर दूसरे पाइप के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया हमें देखने को मिलते हैं। अगर किडनी काम नहीं कर रही तो, यदि 2 किडनी है, 2 में से एक काम नहीं कर रही, एक काम कर रही है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसका काम चल जाएगा। क्यों? जितना भी शरीर के अंदर ब्लड है वो ब्लड को एक किडनी क्या कर रही है, उसमें से यूरिया को अलग कर रही है, थोड़ा धीरे कर रही है लेकिन काम कर रही है। ठीक है, काम कर रही है, तो एक किडनी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों किडनी अगर खत्म हो गई, खराब हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में उसको किसकी जरूरत पड़ती है, डायलिसिस मशीन की। तो वो जो डायलिसिस मशीन है वो किसकी तरह काम कर रही है, हमारे किडनी की तरह काम कर रही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है उस मशीन को। इसलिए बेटा उस मशीन का नाम होता है क्या, कृत्रिम वृक्क। उसका नाम होता है क्या, कृत्रिम वृक्क। ठीक है, कृत्रिम वृक्क। इसके अंदर हुआ क्या, इस पूरे मरीज का ब्लड निकाला, वो ब्लड को निकाल करके एक नली से इसका जो ब्लड है वो जा रहा है कहां पर, इस मशीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, मशीन के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा ब्लड जा रहा है। जब मशीन के अंदर ये पूरा की पूरा ब्लड जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये ब्लड पहले तो ये पाइप में गया, फिर इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, ऐसा घूम रहा है। इन पाइप्स के आइट साइड में एक लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड का नाम क्या रखा है मैंने, अपोहन। क्या भरा हुआ है, अपोहन विलयन भरा हुआ है। ठीक है, अपोहन विलयन यहां पे भरा हुआ है। ये अपोहन विलयन पूरी तरह से हमारे ब्लड के जैसा होता है, बस इस अपोहन विलयन के अंदर यूरिया नहीं है, यूरिया नहीं है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति का ब्लड आ रहा है इन पाइप्स के अंदर, उसमें क्या है, यूरिया है। ये जो पीले पीले रंग का है वो क्या है, अपोहन विलयन। लाल रंग का जो पाइप है उसमें इस मरीज का क्या है, ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया। तो इन पाइप्स के अंदर का जो यूरिया है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को कि कोई चीज जहां ज्यादा होती है, ज्यादा से कहां चले जाती है, कम। तो इन ब्लड्स, ये जो पाइप है, ब्लड भरा हुआ है इनके अंदर यूरिया है, और आइट साइड वाला जो पूरा की पूरा लिक्विड है जिसका नाम है अपोहन विलयन, उसमें यूरिया नहीं है। ठीक है, उसमें यूरिया नहीं है। इन पाइप्स के अंदर यूरिया है, लेकिन आइट साइड वाला जो पूरा विलयन है, अपोहन विलयन, उसमें यूरिया नहीं है। तो यूरिया इन पाइप से कहां जाने लगती है, इस अपोहन विलयन में।
जैसे ये ब्लड पूरा की पूरा इन पाइप से होता हुआ बाहर आता है तो उनका पूरा यूरिया क्या हो गया है, वहीं छुड़ गया। और ये जो ब्लड यहां पे अब हमें देखने को मिल रहा है वो एकदम शुद्ध ब्लड है और ये मरीज के अंदर क्या हो रहा है, जा रहा है। ये प्रक्रिया चलेगी 5-7 घंटे, ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में हो गया ना, लंबी प्रक्रिया होती है और तगड़ा पेन होता है इसके अंदर, बहुत तगड़ा पेन होता है। ठीक है, एकदम शरीर ऐसा लगता है कि भैया जान निकल रही है, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इससे हम नाम दे रहे हैं क्या, पूरा की पूरा कृत्रिम वृक्क, या फिर इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया है, अपोहन। इसका नाम हो गया है क्या, अपोहन। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। यही चीज मैंने आपको यहां पर बता रखी है। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को, नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को मतलब यूरिया, किसकी बात करें हम, यूरिया को रुधिर से अपोहन के द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य वाली नलिकाओं से बना हुआ होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी हुई होती है। देख लो, ये यहां पे बहुत सारी क्या है, नलियां, और ये नलियां अर्धपारगम्य झिल्ली से मिलकर के बनी है। अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ाया है मैंने, क्लियर है। चलिए अगली चीज, ये जो नलियां हैं वो कहां लगी हुई है, अपोहन द्रव के अंदर, अपोहन विलयन के अंदर ये लगी हुई है। ठीक है, इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के जैसा, पूरा किसके जैसा है, रुधिर के जैसा, बस इसमें नाइट्रोजनी अवशिष्ट नहीं होते। क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती है। ठीक है, रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अवशिष्ट उत्पाद जो होता है वो विसरण के द्वारा अपोहन द्रव में आ जाता है। ठीक है, कहां आ गया, अपोहन वाले लिक्विड में। जो शुद्ध रक्त है इसको वापस कहां भेज दिया है, शरीर के अंदर, और यह वृक्क के कार्य के जैसा ही ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, कब जरूरत पड़ती है हमें कृत्रिम वृक्क की, यदि कई कारक जैसे संक्रमण या फिर कोई किडनी चोट हो गई, ठीक है, या फिर हमने कहा कि भाई किडनी जो हो रही है वो काम नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में यह शरीर में विषैले अवशिष्ट को संचित करता है। हमारे शरीर में यूरिया क्या होने लगता है, जमा, और यदि ज्यादा जमा हो गया तो भैया मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसे समय में हम इस प्रक्रिया का क्या करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं। क्लियर, कहानी समझ में आपको आ चली है। बोलो फटाफट से एक फायर इमोजी भेजो। ये हमारे पास में सेकेंड लास्ट टॉपिक था। एक 2-4 मिनट की बात और बची है, 2-4 मिनट की और बातें बची हैं। मुझे पता है कि 10 मिनट 12 मिनट आपकी जो क्लास है वो छूट रही होगी। आई नो दैट बेटा, वीर वाला लेक्चर है, बट थोड़ा सा 10 से 15 मिनट जो एक्स्ट्रा लिया है मैंने, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना, 5 मिनट और लगेगा। ठीक है, फायर इमोजी फटाफट से भेजिएगा, इतनी बात समझ में आपको आ गई हो तो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से, बस एक स्लाइड और, एक और लास्ट चीज है हमारे पास में, बस। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब दूसरी चीज, एक बात जरा दूसरी ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया, एक बात मेरी जरा लास्ट जरा ध्यान से सुनना। हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पर क्या प्लांट के अंदर भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं क्या? हाँ बेटा, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। प्लांट के अंदर भी वो सारी चीजें जो प्लांट के काम की नहीं है, वो उसके लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बन रहा है, वो ऑक्सीजन पौधों के लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के अंदर आपने देखा होगा कि गोंद होता है, गोंद, ठीक है, गोंद, और एक और चीज होती है रेजिन। गोंद बनता है और क्या बनता है, रेजिन। आपने देखा होगा ठंड के लड्डुओं में अपन डालते हैं किसको, गोंद को। ठीक है, तो गोंद और जो रेजिन है वो भी क्या होते हैं बेटा, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। किसके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। किसके होते हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ये अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ हमें देखने को मिल रहे हैं, किसके, पादप के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। होता क्या है कि जो प्लांट होता है इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर कैसे करता है, ऑक्सीजन को बाहर करेगा किसके द्वारा बेटा, पत्ती के द्वारा। ठीक है, पत्ती के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा, रंध्र जो होते हैं उसके द्वारा। जो गोंद और रेजिन है बेटा, इसको प्लांट उसका जो पुराने जाइलम होते हैं, उसके जो पुराने जाइलम होते हैं, उन पुराने जाइलम के अंदर क्या कर देता है, संचित करने का काम करता है। कहां पर, पुराने जाइलम के अंदर संचित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा यदि प्लांट के पास में पानी है, एक्स्ट्रा पानी, तो वो भी क्या है, उसका उत्सर्जी पदार्थ। और इस पानी को वो कैसे बाहर निकालता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा।
किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालता है। तो आपसे पूछा जाए कि आखिर पौधों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे के सारे बेटा पौधों के क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और इन्हें पौधे बाहर कैसे निकाल रहा है? पौधे इन्हें बाहर कैसे निकाल रहा है? पत्ती के द्वारा, या फिर पुराने जाइलम में क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है, या फिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या कर रहा है? उन्हें बाहर निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर कहानी आपको इतनी समझ में आ गई है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं? अवशिष्ट उत्पादों को बाहर अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसे क्या कर लेता है? संचित कोशिका रिक्तिका, कोशिका रिक्तिका में ये क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। कोशिका रिक्तिका में ये क्या कर लेता है बेटा? संचित करता है। ठीक है, संचित करता है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है प्लांट्स के साथ में। यही बात मैंने आपको यहां पे बता रखी है। प्रकाश संश्लेषण में जो बनी ऑक्सीजन है ये अवशिष्ट उत्पाद है जिसे वो रंध्र के द्वारा बाहर करते हैं। अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर करते हैं। कुछ जो ऊतक होते हैं मृत कोशिका से बने हुए होते हैं, जैसे पत्तियों की बात कर रहे हैं तो ये पत्तियों को गिरा देते हैं अगर पत्ती काम की नहीं है तो। ठीक है, उसको क्या कर दिया इन्होंने? गिरा दिया। अवशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद को ये क्या कर रहे हैं? पुराने जाइलम में संचित कर रहे हैं। और बहुत सारे जो अवशिष्ट हैं इसे ये कहां संचित कर देते हैं? कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखना। इन्हीं एक लाइन में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इस बात को जरा ध्यान रखना, इस बात को जरा ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, तो यहां तक हमारी सारी की सारी चीजें क्या हो गई है? समाप्त हो गई हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क क्वेश्चन में रहेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं इनका जवाब देखूंगा। ठीक है, और जो भी इसका जवाब देगा उसका नेक्स्ट क्लास में वीडियो कॉल भी करेंगे और उसका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? होमवर्क क्वेश्चन। नेफ्रॉन की संरचना, ये वाली चीज को ध्यान रखना। ठीक है, उत्सर्जन की परिभाषा पूछा गया, इसको भी ध्यान रखना, ये याद कर लेना। मूत्र बनने की क्रिया का नियमन कैसे होता है ये मैंने बता रखा है, होमवर्क है, याद करना, वीडियो कॉल पे पूछूंगा। पादप जो होते हैं वो अपशिष्ट को बाहर कैसे निकालते हैं, ये बात हो गई हमारे पास में। फटाफट से फायर इमोजी जरा भेज दो, फटाफट से फायर इमोजी भेज दो आज की इस क्लास के लिए। ठीक है, आज की इस क्लास के लिए एक चीज और बता दो, मैं आपको मैंने पढ़ाया है कि फेफड़ों के अंदर क्या होती है? कूपिका, और किडनी के अंदर क्या होती है? वृक्काणु। किडनी के अंदर क्या होती है? वृक्काणु। ठीक है, फेफड़ों की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो कूपिका, और फेफड़ों की क्या होती है हमारे पास में? सॉरी, किडनी की क्या होती है? वृक्काणु होती है। इनके बारे में ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, इस डिफरेंस को ध्यान रखना। ठीक है, सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। ओके, यहां पर हमारा जो पूरा जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है वो कंप्लीट भी होता है। एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन लूंगा, तो ये आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग जिम्मेदारी को निभाएं। ठीक है, जिम्मेदारी को निभाएं। तो जरा मेरे दिल जलो, ध्यान रखना। ठीक है, मेरे दिल जलो, मेरी बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अपनी इस क्लास के सारी नोट्स को नोट डाउन कीजिएगा। अपनी क्लास को यूट्यूब पे आप जो छोड़ चुके हैं उसको देखने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। पूरा जैव प्रक्रम चैप्टर हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में पूरा पढ़ा है। बस आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्या कीजिए? रिवाइज कीजिएगा। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। डाउट्स अगर कुछ लोगों के हैं तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, बाकी आप लोग जा सकते हैं। सर डायलिसिस कितने कितने दिनों के बाद की जाती है? बेटा डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है आई थिंक सो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के समथिंग में, वो डिपेंड करता है कि मरीज की उम्र कितनी है और कैसी कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है सर, इसको ब्लड बदलना कहते हैं ना? हाँ, इसको ब्लड नहीं, इसको ब्लड बदलना नहीं कर रहे हैं। ब्लड तो वही है, उसका ब्लड ऐसे निकला और ब्लड वही जा रहा है, बस ब्लड को छानना बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड को छानना बोल रहे हैं। ठीक है, ब्लड को छानना बोल रहे हैं। ठीक है सर, जब दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है तो कृत्रिम वृक्क की प्रक्रिया कब कब किया जाता है? वही बेटा मैंने बोला 7 दिन 10 दिन, मरीज की उम्र क्या है उस हिसाब से उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे तो जनरली हर 7 दिन 10 दिन के अंदर ये प्रक्रिया को करना पड़ता है मैक्सिमम मरीज के अंदर। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन प्रोसेस कितने दिन होता है सर जी? कौन सी नेफ्रॉन प्रोसेस? नेफ्रॉन तो रोज काम करता रहता है, रोज डेली काम करता रहता है। सर ये परासरण दाब क्या होता है? बेटा परासरण दाब आपको बस शब्द ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉपिक बस उसका नाम ही यूज हुआ है।
परासरण की प्रोसेस जो होती है ना, उससे संबंधित ये छोटा सा एक दाब होता है जिसको कि हम परासरण दाब बोलते हैं। उसके बारे में वैसे डिटेल में कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस ये है कि परासरण से संबंधित जो परासरण की प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ा रखी है, चैप्टर जो अपना सेशन था, सेशन नंबर लेक्चर नंबर 9 में, उसमें मैंने आपको परासरण पढ़ा रखा है। 9 में ही पढ़ाया है ना? नहीं नहीं, इसके पहले वाले में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, 10 के अंदर। तो उसमें आपको परासरण पढ़ाया, उसी से संबंधित एक दाब होता है परासरण दाब। क्यों नहीं 4 घंटे पढ़ा दो, हम लोग तो हैं ही बेटे फ्री। नहीं नहीं बेटा, आप लोग तो बहुत बिजी हैं। रेजिन क्या है बेटा? रेजिन गोंद, ये प्लांट के अंदर निकलने वाली चीजें होती हैं, प्लांट्स के अंदर निकलने वाली ही चीजें होती हैं, पदार्थ होते हैं जो पौधे से निकलते हैं। वीर वाच कैसे करें? ये ब्लड जमता नहीं है? नहीं, ये ब्लड जमता नहीं है क्योंकि उसके अंदर हम केमिकल्स डाल देते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स वगैरह हम डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है, एंटी कोएगुलेंट्स को उसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, इसलिए वो जमता नहीं है। गोंद, अरे यार गोंद प्लांट के अंदर आपने नहीं देखा क्या? गोंद लड्डुओं के अंदर डलता है गोंद। घर पे पूछना मम्मी से गोंद किसको बोलते हैं अपन, ठीक है, लड्डुओं के अंदर वो डलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ग्रहण करते हैं? नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हाँ ग्रहण करते हैं, लेकिन प्लांट में आपको मैंने बताया कि रात में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। याद करो, रात में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? उत्सर्जन। तो रात में क्या कर रहे हैं? बाहर निकालते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थ होगी। अगर किसी को दोनों किडनी खराब हो गई तो क्या उसका पूरा जिंदगी इस मशीन से? नहीं बेटा, उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं रह जाती। अगर दोनों किडनी खत्म हो गई है तो उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर पाता, ठीक है। एग्जाम में इतना बड़ा लिखना होगा, हाँ बेटा, क्वेश्चन 4-5 नंबर का आता है तो इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर प्लांट एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालते हैं तो कुछ प्लांट वाटर की कमी से सूख क्यों जाते हैं? उनके पास में पानी नहीं है। एक्स्ट्रा वाटर को वही प्लांट बाहर निकालते हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा वाटर है। हमें पसीना तभी आएगा जब हमारे पास में पानी है। हमारे पास में पानी ही नहीं है हमारे शरीर में तो हमको पसीना आएगा क्या? नहीं आएगा। हमारे शरीर में यूरिन तभी बनेगा जब हमारे शरीर में पानी है, तभी यूरिन ज्यादा बनेगा। ठीक प्लांट ऐसे करते हैं, जब उनके पास में एक्स्ट्रा वाटर है तो बाहर निकाल देते हैं। अगर एक्स्ट्रा वाटर नहीं है तो कभी कभी प्लांट सूख जाते हैं, पानी ही नहीं है उनके पास में, ठीक है। चलिए, बाय 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 बाय, टेक केयर। जो जा रहे हैं उनको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। बेटा इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, इसको फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। पौधे में रेजिन संग्रहित क्यों करते हैं, बाहर क्यों निकाल? सर पौधे रेजिन को संग्रहित क्यों करते हैं, बाहर क्यों नहीं निकाल लेते? बेटा प्लांट के अंदर कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती जिसके द्वारा वो सीधा सीधा बाहर निकाल लेते हैं। जो रेजिन और गोंद होता है ना, वो क्या होता है? एकदम चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ। कोई गैस नहीं है कि उसको सीधा सीधा बाहर निकाल दे, इसलिए ये क्या कर लेते हैं? उसको संचित कर लेते हैं। इनकी आप देखोगे तने से गोंद ऐसा चिपका हुआ होता है, प्लांट का तना है और उससे गोंद चिपका हुआ है। अरे बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द पीडब्ल्यू टीचर योगेश सर। यस सर, लॉन्गेस्ट लेक्चर 2 आवर्स, 2 घंटे का हो गया है क्या? अरे भाई साहब, वीडियो कॉल आज के सेशन में नहीं, अगले सेशन में करेंगे, नहीं तो ये सेशन जो होगा लंबा हो जाएगा। क्लियर? सर दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो न्यू किडनी लग सकता है? हाँ बेटा, नई किडनी लग सकती है, उसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। एनएडीपी का फुल फॉर्म आपके कोई काम का नहीं बेटा जी। सर प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा रात में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सर क्या खाएं कि मोटे हो जाएंगे? वाह बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाने से सब कुछ समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच बेटा। क्लास 11 में नीट की कितनी बुक लगती है? नीट की बस एनसीईआरटी पढ़ना रहता है और कुछ नहीं है। क्लास 11 में नीट की एनसीईआरटी पढ़ना रहता है। सर रेजिन क्या होता है और प्लांट इस बाहर क्यों निकालते हैं, और प्लांट के अंदर ऐसा इसका यूज क्यों नहीं होता है? प्लांट को रेजिन का कोई उपयोग नहीं है। प्लांट अपने अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा पदार्थ बन जाता है, एक्स्ट्रा खाना बन जाता है। जैसे हमने अगर ज्यादा खाना खा लिया तो हम क्या हो गए? मोटे हो गए। ठीक इसी तरह से प्लांट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बनते हैं और वो प्लांट के तने से क्या होता है? चिपका हुआ रहता है गोंद, उसको बाहर नहीं निकालते। 11th में नीट की कितनी बुक्स होती है बता दिया मैंने। नियमन क्या होता है? नियमन मतलब कंट्रोल। नियमन का मतलब होता है कंट्रोल करना, कि कितना वाटर जा रहा है, कितना वाटर रह रहा है, उसी को हम बोलते हैं नियमन, ठीक है। हमारा शरीर इतनी मिश्रित गैसों में से ऑक्सीजन को अलग किसे करता है? ये प्रेशर की वजह से होता है। आप क्लास 11 में जब जाएंगे, अगर आपने मैथ साइंस लिया तो एक नियम आता है हेनरी का नियम। उस हेनरी के नियम के द्वारा आप समझ जाएंगे कि हमारा शरीर सारी गैसों में से सिर्फ इसने ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, ठीक है। सर गोंद में रेजिन जाइलम में कैसे स्टोर होता है? मतलब जो गोंद है, रेजिन होता है, वो तो स्टेम पर ऊपर रहता है ना। हाँ, तो वो जो स्टेम है ना, स्टेम जो तना है ना, वो जाइलम से ही बना हुआ है। जो पुराने जाइलम होते हैं ना, वो उसके बाहर की तरफ होते हैं, तने के अंदर ही तो होता है जाइलम, तने के अंदर, ठीक है। और जाइलम जो पुराने जाइलम है उसको फोड़ करके ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? बाहर आ जाते हैं। सिमरन बेटा आपका डाउट कहां पर है? मैं देख ही रहा हूं आपका डाउट कहां पर है।
सिमरन 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 सिमरन, बहुत देर से कमेंट आ रहा है। सिमरन कहाँ है? सिमरन कहाँ है? सिमरन 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 किधर है? 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 अरे कहाँ है भैया? किधर हो? नहीं दिख रहे हो सिमरन? कमेंट सेक्शन में पूछ लो सिमरन क्या डाउट है, फटाफट से भाई। देखना सिमरन का कोई डाउट है क्या, फटाफट से पूछो सिमरन। कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। ठीक है सर, क्या ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। गुड नाइट बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बेटा। सर वीर बेच लाइव क्लास वाला पोल कहाँ आता है? वो बेटा कमेंट सेक्शन में आपको देना है। पोल ऐसा जैसे अभी अपना एप्लीकेशन पे आता है ना, वैसा नहीं आता है। आपके जैसे टीचर हर सब्जेक्ट में मिल जाए तो बोर्ड फोड़ देंगे। अरे तुम, हाँ भाई सही बात बोल रहे हो, सारे टीचर एक साथ मिल जाए ना। सर क्या ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ बेटा, ये चैप्टर इज कंप्लीट सर। अरे वाह मेरे देवेंद्र, थैंक यू सो मच बेटा। महेंद्र जी, लव यू टू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सिमरन किधर हो? पूछो डाउट। सर इसका क्या कभी रिवीजन होगा? हाँ बेटा, अभी इसका अभी कल, अभी लास्ट संडे तो मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है, तुम लोग आए ही नहीं। तुम लोग ने पूरा संडे खराब कर दिया, मैंने तुम लोगों का इंतजार किया वाईटी पे, यूट्यूब चैनल पे, तुम लोग आए ही नहीं। विनोद कुमार जी, अरे विनोद, देख रहे हो विनोद? किधर हो तुम? विनोद किधर हो? किधर हो? किधर हो? किधर हो विनोद? विनोद भाई कहाँ गए यार? भैया, अमोनिया कहाँ पाया जाता है? अमोनिया कहाँ बनता है? अमोनिया पूरे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर बनता है। अमोनिया कहाँ बनता है? कोशिका के अंदर। अमोनिया किसे कहते हैं? NH3 को बोलते हैं। NH3 कहाँ से आया लीवर में? अमोनिया हमारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रियाओं से बना। सर यूरिया क्या होता है? अरे केमिकल होता है, केमिकल होता है। ठीक है, अमोनिया कहाँ पाया जाता है? बता दिया सर। GHD कितना है? ह्यूमन के हार्ट में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? अरे बच्चों जैसा सवाल है खुशी सिंह जी, 4 होते हैं, पूरा तो बताया। ठीक है, पूरा तो मैंने बताया। चलिए भाई, तो मेरे लाल हरे पीले नीले नारंगी बेरंगी कतनई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? ठीक है, चलिए सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया आपने, पूरा रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे परसेंट बनाना है। बायोलॉजी के अंदर आपके 20 से लेकर के 25 मार्क्स का पेपर में आएगा, और ये 25 मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग रिवीजन करते हुए चलना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, दिल जलो। ठीक है, बाय 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 बाय। बताया नहीं था कि लाइव क्लास वीर बेच की है? मैंने बताया नहीं था? अच्छा जी, बताया नहीं था इसलिए नहीं आए थे, अब बताऊंगा, आप आ जाना। आप तो रियली बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे भाई साहब धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अब बाय 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 बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।